हाय, एम आई ऑडिबल? क्या मेरी आवाज़ सही से आ रही है? अगर मेरी आवाज़ सही से आ रही है सभी को तो मुझे जल्दी से कमेंट करके बताएंगे आवाज़ सही से आ रही। ठीक है, जल्दी से बताएंगे कमेंट करके कि मुझे आवाज़ सही से आ रही है। अगर नहीं आ रही है तो मैं ताकि मैं थोड़ी चीज़ें चेंज कर सकूं, जो भी चीज़ें चेंज करने की हैं। राइट, तो जल्दी से बताइए बेटा, क्या आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है? ठीक है, आई होप कि सही से आवाज़ आ रही होगी। जस्ट ए मिनट। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कोमल चौधरी और GS 365 के प्यारे से परिवार में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप बहुत मस्त, ज़बरदस्त और जिंदाबाद होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो ये मैं मान के चल रहा हूं कि बेटा जी आपने बेसिक्स बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर रखे होंगे, यानी कि आप सभी ने फाउंडेशन बैच अपने कवर कर रखे होंगे। देन आज आप उपस्थित हुए हैं हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म पर टू डू प्रैक्टिस अ सेशन विच इज रिलेटेड टू द SSC CPO स्पेसिफिक। ठीक है, आज हम सेशन नंबर हमारा 8 रहेगा, जहां हम हर रोज की तरह डिस्कस करेंगे। हर रोज की तरह डिस्कस करेंगे क्या बेटा? सेशन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, डिस्कस करेंगे हम। आज देखेंगे कि किस तरीके से चीज़ें आपके एग्ज़ाम में आती हैं, कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहने वाली हैं, और कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना है आपके एग्ज़ाम के दौरान। कौन कौन से वो टॉपिक हैं जिन्हें आप देखेंगे और समझ पाएंगे कि थीम क्या है बेसिकली एक्चुअल में। जब आप तैयारी करते हैं तो किन किन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, राइट। तो एक मिनट देना, मैं जरा देखता हूँ क्या दिखा रहा है। ठीक है, ठीक है साहब, चलिए बेटा, तो बढ़ेंगे हम पहले प्रश्न की तरफ। देखेंगे आज का हमारा पहला प्रश्न कौन सा है। ठीक है, तो बहुत ही डिटेल में हम चीज़ें कवर करते हैं, सो दैट कि आपको जब आप एक सेशन कंप्लीट कर लें, यानी कि जब आप GS 365 से अपना सेशन कंप्लीट कर लेंगे, तो आई डैम श्योर कि आपको कोई भी सेशन कहीं से भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस उद्देश्य के साथ, इस इंटेंशन के साथ, इस इंटेंट के साथ हमारा कंटेंट और हमारी मेहनत आपके साथ की जाती है। ठीक है, तो बेटा जी चलेंगे अपने पहले प्रश्न की तरफ। ठीक है, एक बच्चे का कंसर्न था कि सर आप SSC CPO के लिए करा रहे हैं, तो जो प्रश्न है वो बाइलैंग्वेज कीजिएगा। ठीक है, तो उसे भी ध्यान में रखते हुए आज से आपके प्रश्न बाइलैंग्वेज रहेंगे। ठीक है, और मेरी कोशिश रहेगी कि जो इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करता हूं वो भी बाइलैंग्वेज थोड़ी थोड़ी रहे। ठीक है, राइट। तो देखेंगे बेटा पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न आपसे कह रहा है कि अनुच्छेद 21, ठीक है, अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार से संबंधित है। ठीक है बेटा, आपसे पूछा गया है कि अनुच्छेद 21 किस मौलिक अधिकार से संबंधित है। बिल्कुल ही सिंपल सा प्रश्न आपके सामने जी। अल्पसंख्यकों की भाषा और संस्कृति की सुरक्षा, बोलने की स्वतंत्रता की बात हो रही है, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, या जीवन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, बात हो रही है बेटा अनुच्छेद 21 की। ठीक है, तो बात हो रही है अनुच्छेद 21 की, इसलिए आप ध्यान देंगे और बहुत ही ईमानदारी से, बहुत ही मेहनत के साथ हम ये प्रश्न करने वाले हैं। ठीक है, तो कोई भी कंसर्न कुछ भी रहेगा तो आप मुझे कमेंट और पिन करते रहिए, सो दैट कि मैं आपके कंसर्न ऑन टाइम ही रिजॉल्व करता रहूं। ठीक है, हालांकि हम लास्ट में मिलते हैं और एक संडे को लाइव सेशन भी होता है हर रोज की तरह। ठीक है, जहां पर हम आपके कंसर्न को लेते हैं, जो भी आप कमेंट्स करते हैं उनके बारे में बातचीत करते हैं। ठीक है, तो वो थोड़ा सा फन वे में हम वहाँ पर कोशिश करते हैं आपको समझाने की चीज़ें। ठीक है बेटा, राइट। तो आज का प्रश्न आपके सामने आ गया अनुच्छेद 21 को लेकर के, और आपसे पूछा गया कि सही जवाब क्या है। ठीक है, तो बेटा सही जवाब रहेगा हमारा विकल्प डी। तो जिन बच्चों ने विकल्प डी यहाँ पर जवाब दिया है, बिल्कुल ही सही जवाब है, यानी कि जीवन और अभिव्यक्ति की सुरक्षा। जीवन और अभिव्यक्ति की सुरक्षा की जब हम बात करते हैं तो वह जुड़ा हुआ है अनुच्छेद 21 से। बेटा किससे जुड़ा हुआ है? तो वह जुड़ा हुआ है अनुच्छेद 21 से। जब हम बात करते हैं, जब हम बात कर रहे हैं, एक मिनट देना बेटा, ये हटा के रखना पड़ेगा मुझे, इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ रही। ठीक है, इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ रही है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं इसकी, तो हम बात करेंगे अनुच्छेद 21 की। ठीक है बेटा, राइट। तो सही जवाब हमारा हो गया विकल्प डी, यहाँ पर हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, डन। अब हम देखेंगे सर विकल्प डी के बारे में हमने बात कर ली। अब हम देखेंगे, थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि सर विकल्प डी आपने देख लिया, ठीक है, बट इसके बारे में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको और ज्यादा समझनी होंगी आपके प्रश्न के रिलेटेड। ठीक है, तो कौन सी जरूरी बातें हैं
जो आपको पता होनी चाहिए जब हम बात करते हैं अनुच्छेद 21 की, ठीक है। तो जब हम बात कर रहे हैं अनुच्छेद 21 को लेकर, तो अनुच्छेद 21 कहता क्या है बेटा? तो सिंपल सी पहले पहले आपको डेफिनेशन देखनी है जब हम बात कर रहे हैं अनुच्छेद 21 की लेकर, ठीक है बेटा। तो पहले हमें पता होना चाहिए सर अनुच्छेद 21 में एक्चुअल में है क्या, ठीक है। तो बात करेंगे सर अनुच्छेद 21 में एक्चुअल में है क्या, कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है। यानी कि कोई विधि है, कोई नियम कानून बना हुआ है, उसके द्वारा ही आप किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकते हैं, किसी व्यक्ति के अगेंस्ट कोई कार्यवाही कर सकते हैं, यानी कोई विधि द्वारा स्थापित प्रोसेस है तो, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति ने कोई क्राइम किया, ठीक है, उस समय पर उसके जुड़ा हुआ कोई भी विधि या कोई भी कानून उपस्थित नहीं है, ठीक है, तो वह क्या हो जाएगा बेटा? वह विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से उसको आप दंड नहीं दे सकते हैं, ठीक है, राइट। समझ में आ गई चीजें? क्लियर? ठीक बेटा, तो ये चीज यहाँ पे मेंशन है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की बात हो रही है, ठीक है जाना जी? क्लियर? हम दूसरे पॉइंट आप समझेंगे बेटा कि जो अनुच्छेद 21 है, अनुच्छेद 21 नागरिक और विदेशी, अनुच्छेद 21 नागरिक और विदेशी दोनों ही प्रकार के नागरिक और विदेशी दोनों ही प्रकार के लोगों के लिए उपलब्ध है, दोनों ही प्रकार के लोगों के लिए उपलब्ध है। यानी कि हमें कह सकते हैं बेटा कि अनुच्छेद 21 नागरिकों पर भी लागू होता है और विदेशी नागरिकों पर भी लागू होता है। सपोज करो कोई व्यक्ति यहाँ पर घूमने आया, विदेशी व्यक्ति है, यूरोप से कोई व्यक्ति आ गया घूमने, तो वह उस पर भी अनुच्छेद 21 लागू हो जाता है, ठीक है बेटा। अनुच्छेद 21 के बारे में एक और चीज याद रखेंगे कि अनुच्छेद 21 कभी भी 20 और 21 दो अनुच्छेद हमारे पास ऐसे हैं जो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान यानी कि नेशनल इमरजेंसी के दौरान बेटा जी, यह कभी भी क्या होते हैं? ये सस्पेंड नहीं होंगे। नेशनल इमरजेंसी के दौरान यह सस्पेंड नहीं होंगे, यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान यह सस्पेंड यानी कि निलंबित नहीं होते हैं, ठीक है, निलंबित नहीं होते हैं, ठीक बेटा, यह निलंबित नहीं होते। एक चीज ये आप एक चीज जानेंगे, ठीक बेटा, क्लियर? देन दूसरी चीज आप देखेंगे कि जब हम बात कर रहे हैं अनुच्छेद 21 की, तो अनुच्छेद 21 बहुत ही ज्यादा ब्रॉड है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा ब्रॉड है। अलग अलग समय पर सर्वोच्च न्यायालय ने यहाँ पर मौलिक अधिकारों को ऐड किया है, ठीक है, राइट। जैसे हम बात कर सकते हैं, हम देख सकते हैं बेटा इसमें बहुत सारे अनुच्छेद, जैसे कि हम बात करेंगे निजता का अधिकार, ठीक है, जो पुट्टू स्वामी वाला केस था 2017 कि पुट्टू स्वामी का जो केस था 2017 के माध्यम से क्या हुआ? निजता जो निजी जो प्राइवेसी थी, प्राइवेसी को क्या किया? प्राइवेसी को मौलिक अधिकार के रूप में सर्वोच्च न्यायालय ने सुनिश्चित कर दिया, राइट। इसी तरीके से स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, यानी कि जो प्रदूषण मुक्त हवा है, ठीक है, पानी पीने का अधिकार है, ये सब आपके क्या है? ये आपके फंडामेंटल राइट्स हैं अकॉर्डिंग टू सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है साहब, क्लियर। इसी तरीके से शिक्षा का अधिकार हो गया, अनुच्छेद किस ए स्पेशल है तो, ठीक है, राइट, क्लियर है तक? तो इस प्रकार के जो हम बात कर रहे हैं, इस प्रकार के आर्टिकल्स हमें देखने को मिल जाते हैं अनुच्छेद, ठीक है, सब अनुच्छेद 21 के तहत ही आएंगे। यानी कि हम बात करें प्रदूषण के बारे में, हम बात करें स्वच्छ हवा के बारे में, ठीक है, हम बात करें मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त करने के बारे में, ठीक है, तो ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये सब मौलिक अधिकार हैं और किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ही सभी आते हैं, ठीक है, राइट। अगर हम बात करें सर इस अनुच्छेद के लिए, अनुच्छेद 21 के तहत, अनुच्छेद 21 के लिए कोई लैंडमार्क डिसीजन भी है क्या सर? लैंडमार्क डिसीजन यानी कि जिन्होंने अनुच्छेद 21 की काया पलट कर दी, ठीक है बेटा। तो याद रखेंगे एक केस है कि एन गोपालन केस, ठीक है। तो पहला केस आप याद रखेंगे बेटा, एन गोपालन केस याद रखेंगे बेटा, आप याद रखेंगे एन गोपालन केस, ठीक है साहब, एन गोपालन केस, ठीक है, राइट। एक और केस याद रखेंगे सर, मेनका गांधी केस, याद रखेंगे बेटा, कौन सा याद रखेंगे? मेनका गांधी केस याद रखेंगे, मेनका गांधी, ठीक है बेटा। क्या याद रखेंगे बेटा? आप याद रखेंगे सर मेनका गांधी केस, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं जी, याद रखेंगे बेटा मेनका गांधी केस याद रखेंगे आप, ठीक है, राइट। सबसे रिसेंट याद रखेंगे पुट्टू स्वामी केस, ठीक है, पुट्टा स्वामी केस, पुट्टा स्वामी केस कौन सा बेटा? जिस केस में प्राइवेसी को मौलिक अधिकार के रूप में सुनिश्चित किया, ठीक है बेटा। तो जो हम बात कर रहे हैं एन गोपाल स्वामी केस में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया थी, ठीक है, लेकिन ये क्या है? ड्यू प्रोसेस था, ठीक है, क्लियर। फिर काया पलट कर दी पूरी मेनका गांधी केस में, ठीक है। मेनका गांधी केस में क्या कर दिया बेटा कि न्यायालय ने कहा कि सिर्फ लिखित ही नहीं होना चाहिए बल्कि उचित और निष्पक्ष और तार्किक भी होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि जब आप फंडामेंटल राइट पर क्या करते हैं, आप उसको सस्पेंड करते हैं, उसे रोक लगाते हैं, तो वो उचित होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए और तार्किक होना चाहिए, यानी कि तर्क के आधार पर होना चाहिए, उसमें यथार्थवाद होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी पहले चीजों से ग्रसित हैं और बदला लेने के लिए आपने क्या कर दिया? बदला लेने के लिए आपने किसी को रोक दिया, ठीक है। तो मेनका जी वाला केस यही था, ठीक है। तो मेनका जी वाले केस में विधि द्वारा उचित प्रक्रिया का एक कॉन्सेप्ट लाया गया, ठीक है। पहले विधि एन गोपालन केस में एक प्रोसेस था विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है, राइट। लेकिन क्या था?
प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ था पहले, ठीक है। बट जब मेनका गांधी केस आया, फिर आ गया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ठीक है, विधि की उचित प्रक्रिया, राइट। जिसका मतलब क्या हो गया कि कानून न केवल प्रक्रिया रूप से समझे, कि ऐसा नहीं है, देखो दोनों में केस, दोनों की चीजों को समझेंगे आप, दोनों चीजों को आप समझो। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया मतलब क्या हो गया कि कोई कानून है और वो बना एक प्रोसेस के माध्यम से। कानून कैसे बनता है कि बेटा दोनों सदनों से पास होना है, राष्ट्रपति साइन करेंगे, बन गया कानून, ठीक है, राइट। लेकिन कोर्ट क्या कह रहा है, कोर्ट ने मेनका गांधी केस में क्या सेटल किया कि बेटा जी कानून ना केवल प्रक्रिया से सही होना चाहिए, कि प्रोसेस जो है कानून का उस तरीके से सही नहीं होना चाहिए, बल्कि कानून का जो प्रभाव है, जो कानून का प्रभाव है वो भी क्या होना चाहिए, वो भी होना चाहिए क्या बेटा, मानवीय रूप से, और उसका न्यायपूर्ण यूज होना चाहिए, ठीक है। यानी कि दिखना भी चाहिए कि आपने जो कानून बनाया है वो मानव के लिए है और वो न्याय सुनिश्चित सॉरी, वो न्याय सुनिश्चित करेगा, ये दिखना भी चाहिए, ठीक है। चलिए देखो पहला प्रश्न क्या है हमारे साथ, अल्पसंख्यकों की भाषा संस्कृति की सुरक्षा। विकल्प एक क्या कह रहा है बेटा, विकल्प क्या कह रहा है एक, अल्पसंख्यकों की भाषा और संस्कृति की सुरक्षा। कौन सा अनुच्छेद काम करेगा यहाँ पे, यहाँ बेटा आप याद रखेंगे अनुच्छेद 29 और 30 याद रखेंगे बेटा, क्या याद रखेंगे, अनुच्छेद 29 और 30 को आप यहाँ याद रखेंगे, ठीक है बेटा, क्लियर, डन जी, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, अनुच्छेद 19 याद रखेंगे। धार्मिक मामलों के संबंध में आप 25 से 28 वाला क्लॉज याद रखेंगे, चाहे तो आप लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा 29 से लिखेंगे आप, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे अनुच्छेद 19 एंड यहाँ पे लिखेंगे 25 से 28, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे क्या है, हाँ 21, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बेटा सही जवाब, ठीक है साहब, क्लियर है। कोई दिक्कत यहाँ तक अगर समझ में नहीं आया है तो कमेंट कीजिए, आई विल डेफिनेटली कंसर्न एंड कंसीडर ऑल ऑफ द कमेंट्स, ठीक है। मैं सभी कमेंट्स को पढ़ूंगा, और देखो मेरी निगरानी है तो वहाँ पे कमेंट्स लगे, है ना, आदत से मजबूर हूँ क्योंकि देखने की आदत पड़ जाती है ना बार बार, ठीक है, राइट। चलिए बेटा अगला प्रश्न आप देखेंगे, अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा, क्या है बेटा अगला प्रश्न, इन विच ईयर वॉज महात्मा गांधी नेशनल रूरल डेवलपमेंट गारंटी एक्ट, यानी कि बात हो रही है मनरेगा की, ठीक है बेटा, बात हो रही है मनरेगा की। आपसे पूछा गया सर मनरेगा, क्या पूछेगा बेटा, मनरेगा कब आया था, सिंपल सा बहुत ही आसान सा प्रश्न है, मनरेगा कब आया था, मनरेगा एक्ट कब आया था, बिल्कुल हलवा किस्म का प्रश्न आपके सामने पहुंचा दिया है। और प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्न आपसे कह रहा है जी, इन विच ईयर वॉज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट पास, ठीक है, यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। विकल्प आपके सामने मौजूद है, 2003, 2005, 2004 या 2006, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा यहाँ लिख देंगे ए बी सी डी, आप लिख देंगे ए बी सी और डी, ठीक है। तो जल्दी से बताएंगे कमेंट करके सही जवाब क्या है, विकल्प आपके सामने मौजूद है, जल्दी से कर देंगे कमेंट और बता देंगे सही जवाब क्या है। तो बेटा जी सही जवाब क्या रहेगा, आप बोलेंगे सर सही जवाब विकल्प बी हो जाएगा। जिन बच्चों ने विकल्प बी जवाब दिया है बिल्कुल ही सही जवाब है बेटा, विकल्प बी यहाँ पर क्या है, सही जवाब रहेगा विकल्प बी, ठीक है, राइट। यानी कि हमें कह सकते हैं कि मनरेगा को 2005 में एक्ट के माध्यम से लागू किया गया था, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं, राइट। थोड़ा ऐतिहासिक बैकग्राउंड जानेंगे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझेंगे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को थोड़ा जानेंगे तो आपको पता चलेगा सर, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आप जानेंगे तो आप समझ पाएंगे कि मनरेगा का बैकग्राउंड क्या था, ठीक है। तो हम जब बात करें कि पहली बार इस योजना का प्रस्ताव कब लाया गया था, तो 1991 में, 1991 में पहली बार पी नरसिम्हा राव, ठीक है, जो प्रधानमंत्री थे पी नरसिम्हा राव तो पहली बार पी नरसिम्हा राव ने 1991 ईस्वी में इस प्रस्ताव को लाया गया था, ठीक है, उनकी सरकार में इस योजना का विचार लाया गया था, राइट, क्लियर, डन। लेकिन इसे 2005 में, ठीक है, 23 अगस्त 2005 में, कब बेटा, 23 अगस्त 2005 में, 23 अगस्त 2005 में इस इसे संसद से पारित किया गया और इसे स्थापित किया गया, राइट, क्लियर बेटा तक। अगर हम बात करें और जो संस्था है विश्व स्तर की, जैसे कि हम बात करें विश्व बैंक का इसके बारे में ऑब्जर्वेशन है कि इसे ग्रामीण विकास का एक उत्कृष्ट एग्जाम्पल, एक उदाहरण माना, ठीक है, और दुनिया का सबसे बड़ा सार्वजनिक कार्यक्रम के रूप में इसको स्थापित किया, ठीक है, क्लियर, ठीक है बेटा, क्लियर,
डन है। इसके बारे में बात करेंगे। एक्ट पास हो गया 23 अगस्त 2005 में एक्ट पास हो गया, ठीक है साहब। 1991 में विचार आया था, पहली बार लिख देते हैं यहाँ भी, 1991 में विचार आया था। और उस समय पर सरकार किसकी थी? पी नरसिम्हा राव की सरकार थी, पी नरसिम्हा राव, पी नरसिम्हा राव की सरकार थी, तब विचार आया था, ठीक है बेटा, राइट। लेकिन एक्ट के माध्यम से इसे कब स्थापित हुआ था? 23 अगस्त 2005 में से एक्ट के माध्यम से लाया गया था, ठीक है साहब। अगर बात करें इसमें कौन कौन से अधिकार हैं, ठीक है, पहली चीज आप समझेंगे बेटा कि जब हम बात कर रहे हैं मनरेगा, तो मनरेगा बेटा जी, मनरेगा कोई योजना नहीं है, यह योजना एक योजना नहीं है, ठीक है, ये योजना नहीं है, ये एक अधिकार है, ठीक है। इसमें आपको राइट है, अधिकार मिले हुए बेटा, ये एक राइट है, ये आपका कानूनी अधिकार है, ठीक है, ये कानूनी अधिकार है, यह कोई योजना नहीं है सिंपल सी, एक बहुत ही आसान सी योजना थी, ठीक है। तो ये क्या है? ये आपको कानूनी अधिकार देती है, ठीक है, किसका बेटा? काम का अधिकार देती है कि आपको काम मिलेगा, ठीक है, राइट। तो इसमें कौन अप्लाई कर सकता है? तो ग्रामीण परिवार का कोई भी व्यक्ति बस एडल्ट होना चाहिए, ठीक है, वो अप्लाई कर सकता है, उसे जॉब कार्ड मिलेगा, और कार्ड मिलने के बाद वह काम मांग करने का उसको अधिकार रहेगा, ठीक है साहब, क्लियर, डन, राइट। इसमें सिंपल सा क्लॉज था कि सर कार्ड बनने के बाद, कार्ड के 15 दिन बाद ही आपको अधिकार मिल जाएगा कि आपको काम मिलना चाहिए। 15 दिन बाद, कार्ड के बनने के 15 दिन बाद आपको ये होता है कि आपको कार्ड बनना ही मतलब जॉब मिलनी ही चाहिए, काम आपको मिलेगा ही मिलेगा, राइट। अगर ऐसा नहीं होता है तो उसे बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, ठीक है साहब, क्लियर है? डन है जी, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ठीक है, राइट। अब एक चीज समझेंगे कि बेटा वर्तमान में क्या हुआ है। वर्तमान में कुछ चीजें परिवर्तित की गई हैं, वर्तमान में कुछ चीजें परिवर्तित की गई हैं इसके रिगार्डिंग, राइट। तो समझने की बात क्या है बेटा, वर्तमान में कुछ चीजें परिवर्तित की गई हैं इसके रिगार्डिंग, तो देख लेते हैं क्या क्या चीजें परिवर्तित की गई हैं, ठीक है। ज़्यादा छोटा नहीं करेंगे, थोड़ा छोटा कर लेंगे बस, ठीक है। ठीक है, तो क्या किया गया बेटा? तो पहले तो इसका नाम परिवर्तन किया गया, ठीक है, तो नाम परिवर्तन किया गया, ठीक है जी। तो नाम परिवर्तन हुआ है, सबसे जरूरी चीज तो नाम परिवर्तन हुआ है। नाम रखा गया विकसित भारत जी राम जी, ठीक है, विकसित भारत जी राम जी। जो कार्य बेटा पहले उसमें था 100 दिन के लिए आपको कार्य मिलता था, अब 125 दिन का कार्य मिलेगा, ठीक है। और जो आउटले है बढ़ाया गया है इसके लिए, यूज में इसलिए बेटा कि इसका आउटले बढ़ा है, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है बढ़ने का कि पहले इस योजना के तहत आपको 100 दिन का काम मिल रहा था, अब 125 दिन का काम मिलेगा। भाई 25 दिन आपको हर स्टेट एक्स्ट्रा काम कराएगा, तो भाई सिंपल सी बात है कि पैसा ज़्यादा खर्च होगा, जब पैसा ज़्यादा खर्च होगा तो आउटले बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, राइट। एक चीज़ और चेंज की गई बेटा कि 60 दिन का अवकाश भी मिल सकता है आपको, 60 दिन का अवकाश मिलेगा। अवकाश कब मिलेगा? अवकाश मिलेगा, 60 दिन का अवकाश आपको मिलेगा, यानी कि जब मजदूर के पास, जैसा होता है ना कि जो मजदूर यहाँ पर होते हैं, आप सभी को पता है कि जो मजदूर यहाँ पर काम करने वाले होते हैं वह कौन होते हैं? वह अकुशल मजदूर होते हैं, ठीक है, अकुशल मजदूर होते हैं, एक मिनट, चलिए, ठीक है, राइट। तो वो कौन होते हैं बेटा? अकुशल मजदूर होते हैं सभी, ठीक है। जब अकुशल मजदूर रहेंगे तो वो काम क्या करेंगे? वो लोकल लेवल पर काम करेंगे। अकुशल के जो, जिनमें योग्यता की और कुशलता की कमी होती है, ऐसे ऐसे वर्क वो करेंगे, करेंगे ना ऐसे वर्क, ठीक है। ऐसे वर्क जो वो करेंगे, तो जाहिर सी बात है वो जब खेती बाड़ी का काम आता है, किसानों के यहाँ खेत का काम होता है, तो वो कोई और भी काम करते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को फायदा पहुंचाने के लिए, ताकि उनका मनरेगा के साथ साथ वैसा भी फायदा ना कम हो, इस उद्देश्य के साथ 60 दिन का अवकाश भी रखा गया है। यानी कि जो सरकारी काम चल रहे होंगे मनरेगा के तहत, उन कामों को क्या किया जाएगा? उन कामों को रोका जाएगा, ठीक है साहब, क्लियर? एक मिनट देना बेटा, ठीक है, डन, थैंक यू। ठीक है, तो बेटा जी 60 दिन का अवकाश का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। एक बड़ी चीज यहाँ पे चेंजेस हमें देखने को मिले हैं, ठीक है। तो ये चीजें जो बड़ी चेंजेस के कारण यह न्यूज में थी पहली बारी। और दूसरी बात बेटा, बजट में भी इसका आउटले बढ़ा है, ठीक है। तो ये अपने आप क्या है, लगातार आपके लिए न्यूज में है, ठीक है, डन है जी। ठीक है,
एक चीज आप समझ लेंगे बेटा जी, अब क्या कर दिया, एक और चेंज कर दिया। पहले यह केंद्र सरकार के ऊपर भारित थी, ठीक है। यानी कि पहले क्या होता था कि केंद्र सरकार आउटले करती थी, यानी कि केंद्र सरकार क्या करती थी, फंड करती थी, ठीक है। तो केंद्र सरकार फंडिंग करती थी पहले, लेकिन अब क्या कर दिया बेटा, अब केंद्र और राज्य, केंद्र सरकार प्लस राज्य को इसमें शामिल कर लिया गया, ठीक है। दोनों मिलकर इस योजना को चलाएंगे अब, ठीक है साहब, क्लियर है, डन है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है बताओ, ठीक है। चलिए एक चीज और जहाँ समझने की जरूरत है, एक चीज और आपसे पूछूंगा कि जो लेटेस्ट अपडेट हुआ है उसमें एक और चीज है बेटा, एक एप्लीकेशन आ गया NMMS, ठीक है। एक एप्लीकेशन का जिक्र आप सुनेंगे सर, NMMS, ठीक है। ये एप्लीकेशन क्या काम करेगा बेटा, ये एप्लीकेशन काम करेगा कि जो श्रमिक काम करने वाले हैं मनरेगा के तहत, ठीक है, अब वह अपनी अटेंडेंस लगा सकते हैं इस एप्लीकेशन के माध्यम से, ठीक है, राइट। इस योजना में AI को इंटीग्रेट कर दिया है अब, ठीक है साहब। जो ऑनलाइन अटेंडेंस होगी वो ऑनलाइन होगी, यानी कि अब जो आप नगली लेवल पर लोकल लेवल पर क्या होता था पहले कि जो प्रधान हो गया, ठीक है, जो सिस्टम है वो लोकल रूप से अपने श्रमिक खड़े कर देता था कि ये श्रमिक है जिन्होंने काम किया, ठीक है। वो एक्चुअल में श्रमिक होते नहीं थे, राइट। ऐसे उनका जो पैसा है वहाँ से घोटाले के रूप में हमें देखने को मिलता था, ठीक है। अब क्या हो जाएगा बेटा, अब आप देखेंगे कि सर ऑनलाइन सब कुछ हो गया है, एक ऐप आ गया जहाँ से आप करेंगे ऑनलाइन, आप क्या लगाएंगे, अटेंडेंस लगाएंगे, AI इंटीग्रेट कर दिया है, ठीक है। तो जो ब्लू फॉल्स हैं उनको कम किया जा रहा है। बट एक चीज़ देखेंगे, हर चीज़ में नकारात्मकता रहती है, तो बेटा कुछ ना कुछ इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी हमें देखने को मिल जाएंगे, वो देखेंगे समय के साथ क्या आता है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। हम किसी भी पार्टीवाद में विश्वास नहीं रख रहे, हम एज ए स्टूडेंट आपसे बात कर रहे हैं और जो आपके लिए ज़रूरी है वो आपको बता रहे हैं, ठीक है साहब, ठीक है। तो कोई भी इसे पर्सनली नहीं लेगा कि सर आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं ये बात कर रहा हूँ कि इन चीज़ों को अगर पॉजिटिवली देखेंगे तो ये बहुत ही सही चीज़ है, ठीक है। 100 दिन में क्या होता है साल में बताओ, 100 दिन में क्या होता है, कुछ नहीं होता, 125 में भी कुछ नहीं होगा, राइट। लेकिन फिर भी कुछ समथिंग इज बेटर देन नथिंग, ठीक है साहब, राइट। 60 दिन का अवकाश है, एक सपोज करिए कि बहुत ही प्रीमियर टाइम है उसका, जो मजदूर है वो आपका वो एक प्रोजेक्ट में काम कर रहा है, जो तालाब बना था गांव में, ठीक है, उसमें काम कर रहा, तभी फसल कटाई का समय आ गया, ठीक है। अब उसे अपने घर के लिए गेहूं भी चाहिए, आटा भी चाहिए और मजदूरी करके पैसा भी चाहिए, ठीक है। तो उसके पास दोनों ऑप्शन रहेंगे, अब क्या रहेगा, वो आपके प्रोजेक्ट को छोड़ देगा, क्योंकि आप प्रोजेक्ट को आपको रोकना पड़ेगा, वो प्रोजेक्ट, ठीक है, आप रोक देंगे 60 दिन तक, ठीक है। तब तक वो 60 दिन तक अपने घर के लिए जो भी जरूरती चीजें हैं, जैसे गेहूं हो गया है ना भाई, बहुत सारे मजदूर जो लगान पे काम करते हैं, ठीक है, राइट, तो वहां से वो अपना कर लेंगे जुगाड़ पानी। बट अगर आप नहीं रोका तो बेटा उसके बाद ऑप्शन रह जाएगा ना कि भैया तो आप ये करो या ये करो, फिर तो फंस जाएगा, राइट। आप इतनी मजदूरी दे नहीं रहे कि ताकि वो साल भर खा सके, ठीक है। अब वो खाएगा, खाने के लिए इंतजाम करेगा, तो वो जो थोड़े बहुत पैसे कमा रहा है, वो जो हार्ड मनी उसके पास आने वाली वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए ये चीज़ें की गई हैं, बट इज ऑन द पॉजिटिव नोट इट इज़ वेरी गुड, ठीक है, राइट। चलिए बेटा, डन है जी। अगले प्रश्न तब चलेंगे, अगला प्रश्न जाने से पहले एक चीज छूट के आ गई, इसमें जो जाएंगे सर, सबसे ज़्यादा जो पैसे देते हैं, सबसे ज़्यादा जो पर डे सैलरी बनती है कौन दे रहा है, सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा जो वो देता है, क्या बोलते हैं, झाड़ी बोलते हैं, दिहाड़ी बोलो, क्या बोलो, जो बोलना है बोल दो, ठीक है। क्या बोले सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है बेटा, याद रखेंगे सबसे ज़्यादा हरियाणा प्रोवाइड करता है, 374 रुपये, ठीक है, 374 रुपये हरियाणा प्रोवाइड करता है, सबसे ज़्यादा है ये, ठीक है, राइट। और उत्तर प्रदेश के हम निवासी हैं, तो उत्तर प्रदेश के बारे में आपको पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में आपको मिलता है 237 रुपये, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में बेटा आपको मिलता है 237 रुपये, कितना मिलता है, 237 रुपये मिलता है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में, ठीक है। तो ये आपको याद रखने की जरूरत है, क्लियर, डन है जी। चलिए बेटा, अगला प्रश्न आप देखेंगे, अगला प्रश्न आपके सामने है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट ट्रेडिशनल वे ऑफ एंटरिंग ए फॉरेन मार्केट, बताइए किसी भी फॉरेन मार्केट में एंटर करने का सबसे ज्यादा आसान तरीका कौन सा है, बताओ। पोर्टफोलियो निवेश करना, निर्यात करना, पूरी तरह से स्वामित्व वाली विनिर्माण सुविधाएं स्थापित करना, विलय और अधिग्रहण, बताओ। सारे ही वे हैं, सारे ही रास्ते हैं किसी भी फॉरेन मार्केट में क्या होना, एंट्री करने के लिए। बट आपसे पूछा गया कि सबसे आसान क्या है, मुझे बताइए। एक भारतीय व्यापारी है, एक सिंपल सा व्यापारी है, जो बेचारा घर में उसने एक ऑफिस खोल रखा है और वहां से क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, राइट। तो वो विदेशी मार्केट में घुस ही गया ना भाई, विदेशी मार्केट में घुस गया। अपने सपोज करो मैं आज हूँ, ठीक है, मैं आज एक बहुत ही छोटे स्तर पर काम कर रहा हूँ, ठीक है, बहुत छोटे स्तर पर काम कर रहा हूँ, बहुत कम बच्चे भी जुड़े हुए मुझसे, ठीक है, समय के साथ चीज़ें बड़ी होंगी, वो एक अलग सी बात है, लेकिन वर्तमान में, लेकिन मुझे बताइए कि क्या मैं अपनी जो मेरी क्वालिटी है, जो मेरा कंटेंट है, वो मैं एक्सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारी ऐसी वीडियोज है मेरी जो अलग अलग कंट्रीज में देखी जा रही हैं, ठीक है, राइट। तो भाई मैं भी तो घुस गया ना विदेशी मार्केट में, क्योंकि मेरे पास अभी कुछ बहुत छोटी यूनिट है, ठीक है।
राइट। तो एक्सपोर्टिंग इज द सबसे छोटा आसान है, सबसे आसान तरीका है किसी भी मार्केट में घुसने का, ठीक है। तो ये पोर्टफोलियो में निवेश कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है तो आप निवेश कीजिए। अब बहुत ही ज्यादा पैसा है तो सिर्फ अलग जाके सीधे अमेरिका में जाकर सीधे खरीद लेना, सीधे मार्केट में सीधे अपनी जाकर यूनिट स्थापित कीजिए, फैसिलिटी ओपन कर दीजिए सीधा, अगर आपके पास नहीं पैसा है तो। लेकिन बेटा जब आप एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो एक्सपोर्ट बहुत कम पैसे में, यानी कि अगर आपके पास जो यूनिट आप भारत के इंडस्ट्री के लिए यूज कर रहे हैं उसी यूनिट से अपना प्रोडक्ट वहाँ कर सकते हैं, भेज सकते हैं, ठीक है। आपको कोई भी एक्स्ट्रा चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधे मार्केट का एक्सेस ले सकते हैं, ठीक है बेटा। क्लियर, डन है, समझ में आ गई। तो क्यों है बेटा, समझ में आ गया ना कि क्यों जरूरी है, एक्सपोर्ट क्यों है, आसान है, ठीक है। अब देखो विलय और अधिग्रहण, यानी किसी में मर्ज करना हो, भाई मर्जर कौन करते हैं, मर्जर करते हैं दो बराबर की कंपनियां, ठीक है। अगर मैं छोटी सी आज मैं छोटी चीज हूँ, आज मैं छोटी कंपनी हूँ, छोटा व्यक्ति हूँ, ठीक है, तुलनात्मक रूप से जो बड़े जियांट हैं शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी हाईटेक कंपनी बनी हुई है, वो हम उससे मर्ज करेंगे क्या, नहीं करेंगे भाई, बराबर के बीच गेम होते हैं, ठीक है। तो भाई ये भी आसान काम नहीं है, अधिग्रहण तो आपको जब करोगे जब आप बहुत बड़े प्लेयर बन जाओगे, तो ये भी आसान काम नहीं रहेगा, ठीक है। अगर आपके पास बहुत पैसा तभी तो आप कोई फैसिलिटी ओपन कर पाएंगे, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये भी आसान काम नहीं है। पोर्टफोलियो में जब पैसा होगा तभी इन्वेस्ट करेंगे ना भाई। लेकिन अगर आपके पास लिमिटेड सोर्सेज हैं तो भी क्या कर सकते हैं, आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि अगर आप आज एक यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आप चाहे तो उस यूनिट को भी फॉरेन मार्केट में क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और अगर आपने एक प्रोडक्ट भी बेच दिया तो क्या हो गया, आपकी फॉरेन मार्केट में एंट्री हो गई, बस सिंपल सी बात थी, ठीक है। तो एक्सपोर्टिंग इज द राइट आंसर, कोई दिक्कत है तक चैनल जी। जो बच्चे पहली बार आ रहे हैं चैनल पर, आई रिक्वेस्ट कि भाई आपसे कुछ नहीं मांगा जा रहा है, आपसे मांगा जा रहा है सिर्फ क्या कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है, सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक करेंगे, राइट, क्लियर। तो भाई बहुत सारी चीजें हैं जो आपको समझने की जरूरत है, ठीक है। अब कुछ बच्चे हो सकता है ये कह रहे हैं रिकॉर्डिंग सेशन है, रिकॉर्डेड सेशन है, ठीक है, तो भाई ऐसा नहीं है, आप ध्यान से पढ़ते रहो, रिकॉर्डेड चीजें नहीं है, ठीक है। तो हर समय ये लाइव होता है, आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं कि सर कौन सी चीजें क्या है, तो आपका नाम बोल दिया जाएगा, ठीक है। चलिए बेटा अगला प्रश्न आप देखेंगे, अगला प्रश्न आपके सामने आगे क्या है बेटा, कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में, कहाँ की बात हो रही है बेटा, बात हो रही है टोक्यो ओलंपिक 2020 में महिलाओं की बॉक्सिंग में कांस्य पदक किसने जीता, ठीक है जी, बात हो रही है कांस्य पदक की, और 2020 के टोक्यो ओलंपिक की बात हो रही है, और पदक किसने जीता, आपसे पूछा गया कि सर पदक किसने जीता है। बहुत ही आसान सा प्रश्न आपके सामने आ गया, जल्दी से बताइए कमेंट करके सही जवाब क्या है। बहुत ही आसान सा प्रश्न आपके सामने है, हु वॉन दी ब्रॉन्ज मेडल इन वुमेन्स बॉक्सिंग एट द टोक्यो ओलंपिक 2020, जल्दी से देंगे जवाब, बताएंगे सही जवाब क्या है। तो बेटा जी आप बोलेंगे सही जवाब हमारा है लवलीना बोरगोहन, ठीक है। तो लवलीना बोरगोहन यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, सही जवाब हो जाएगा, राइट, क्लियर है तक, डन है। कौन सा गेम खेलती है बेटा, तो ये बॉक्सिंग खेलती है, कहाँ खेलती है, क्या खेलती है बेटा, बॉक्सिंग खेलती है, यहाँ पे लिखा हुआ है बॉक्सिंग ये खेलती है। कौन सा गेम खेलती है बेटा, ये बॉक्सिंग खेलती है, राइट। कौन सी वेट कैटेगरी है, 64 से 69 कैटेगरी की वेट कैटेगरी में ये गेम खेलती है, राइट। विकल्प ठीक है साहब, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, राइट। तीन मीराबाई चानू ने बेटा, मीराबाई चानू ने 90 के 490 जो 49 सॉरी 49 वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल, ठीक है। तो इन्होंने बेटा इन्होंने रजत मेडल लिया था, इन्होंने रजत पदक जीता है, ठीक है, राइट। इसी तरीके से अगर हम बात करें मैरी कॉम को लेकर बात करें, ठीक है, राइट, क्लियर चंद्र जी। तो बताओ मैरी कॉम ने ठीक है, मैरी कॉम कहाँ तक पहुंची है, प्री क्वार्टर फाइनल तक पहुंची है, कोई पदक नहीं मिला है, ठीक है, राइट। आदित्य अशोक चौथे स्थान पर रही, ठीक है, तो ये फोर्थ स्थान पर रही, और ये प्री क्वार्टर फाइनल में रही, तो इनका नाम यहाँ पर लिखना जरूरी आपके लिए नहीं रहेगा, ठीक है बेटा, क्लियर है जी, डन है, कोई दिक्कत है जी, कोई दिक्कत आई होप यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, ठीक है साहब, क्लियर, डन है, ठीक है। तो बेटा जी यह है, जब हम बात करें लवलीना बोरगोहन के हम बारे में बात करेंगे, तो ये विजेंद्र सिंह और मैरी कॉम के बाद ओलंपिक पदक जीतने वाली तीसरी महिला मुक्केबाज थी, ठीक है, तीसरी भारतीय मुक्केबाज थी विजेंद्र सिंह, याद रखेंगे बेटा, पहले कौन है, पहला नाम आएगा विजेंद्र सिंह का, ठीक है, पहला नाम आएगा विजेंद्र सिंह का, राइट, फिर दूसरा नाम आएगा किसका, मैरी कॉम का, ठीक है। तो फर्स्ट रैंक इनकी रहेगी, सेकंड रैंक इनकी रहेगी, और थर्ड रैंक पर ही आ जाएंगी, थर्ड रैंक पर आएंगे ये, ठीक है। ओलंपिक पदक की हम बात कर रहे हैं, इससे पहले इन दो लोगों ने भी यह पदक जीता है, ठीक है साहब, क्लियर। अगर हम बात करें इनकी, तो बेटा इन्हें थोड़े अवार्ड भी मिले हैं, इन्हें एक अवार्ड दिया गया है मेजर ध्यानचंद अवार्ड, कौन सी बेटा, किसकी बात हो रही है, इन्हें इन्हें मेजर ध्यानचंद अवार्ड भी दिया गया, कौन सा बेटा, मेजर ध्यानचंद अवार्ड, ठीक है, मेजर ध्यानचंद अवार्ड भी इन्हें मिला है,
ठीक है, तो याद रखेंगे बेटा, इन्हें मेजर ध्यानचंद अवार्ड भी दिया गया है। ठीक है साहब, ठीक, कब दिया गया था, तो आप याद रखेंगे बेटा, इन्हें यह अवार्ड 2021 में दिया गया था। कब बेटा, यह अवार्ड 2021 में दिया गया है। क्लियर है जी, कोई दिक्कत? डन। अगर हम बात करें सर इस इवेंट में भारत ने कितने मेडल जीते थे, अगर हम बात करें इस इवेंट में टोटल भारत ने कितने मेडल जीते थे, बताओ बताओ सर। इस इवेंट में भारत ने 7 मेडल जीते। कितने बेटा? 7 मेडल जीते थे। राइट है जी, क्लियर है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है क्या? चलिए, ठीक है साहब, क्लियर। हम्म, ठीक है, चलिए। ओलंपिक पदक विजेता और भी हमारे पास हैं, जैसे नीरज चोपड़ा हो गया, मेरा भाई चानू ने भी सिल्वर पदक जीता है। ठीक है, ये लोग यहाँ पर थे इस इवेंट में भी। ठीक है बेटा, पीवी संधू हो गई, राइट, बैडमिंटन में ब्रोंज लिया था उन्होंने। रवि कुमार दहिया सिल्वर मेडल रेसलिंग में थे। ठीक है, तो लोग थे यहाँ पर। ठीक है, 7 लोग की हम बात कर रहे हैं, 7 मेडल यहाँ पर जीते गए थे। ठीक है बेटा, चलिए अगला प्रश्न आप देखेंगे सर। अगला प्रश्न है जी, पंडित अक्षन महाराज कौन है जी? पंडित अक्षन महाराज निम्नलिखित में से किस घराने से कथक के दिग्गज थे, बताओ। पंडित अक्षन महाराज निम्नलिखित में से किस घराने के कथक दिग्गज थे? रायगढ़, बनारस, लखनऊ या फिर जयपुर? सही जवाब बताएंगे क्या है बेटा? आपसे क्या पूछा गया? आपसे पूछा गया है कि पंडित अक्षन महाराज निम्नलिखित में से किस घराने के दिग्गज थे, बताओ। रायगढ़, बनारस, लखनऊ या फिर जयपुर? तो क्या बोलेंगे बेटा आप बोलेंगे लखनऊ। क्या बोलेंगे बेटा आप? लखनऊ। यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा लखनऊ। ठीक बेटा, जिन बच्चों ने लखनऊ जवाब दिया बिल्कुल ही सही जवाब है। ठीक है, तो मेरे बहुत ही बच्चे ऐसे जो रेगुलर मेरे सेशन को लेते हैं, आई थैंक वेरी मच थैंकफुल टू दैम कि वो मेरे सेशन को लगातार देखते हैं, और ऐसे बच्चों की वजह से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, कुछ तो बच्चे हैं जो मुझे भी पसंद करते हैं, कुछ है जो मेरे मेरे को वीडियो का भी इंतजार करते हैं। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग मी, है ना। ठीक है, चलिए अब देखेंगे, बात करेंगे सर हम लखनऊ घराने की। बात यहाँ पे हो चुकी है, तो मुझे बताइए सर लखनऊ घराने के और कौन से व्यक्ति हैं? ठीक है, बात हो गई है, पंडित अक्षन महाराज की हम बात कर चुके हैं, पंडित अक्षन महाराज की बात हो चुकी है। ठीक है, तो बेटा और कौन कौन है? बिरजू महाराज लिखेंगे आप। ठीक है, तो लिख सकते हैं बेटा बिरजू महाराज, पंडित बिरजू महाराज। ठीक है, राइट। तो जब हम बात करें लखनऊ घराने की, तो लखनऊ घराने में बिरजू महाराज का नाम लिखेंगे, लक्षू महाराज का आप नाम लिखेंगे बेटा, लक्षू महाराज, लक्षू महाराज। ठीक है, राइट, ये आपको नाम याद रखने की जरूरत है। राइट, क्लियर है जी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो अब बात करते हैं, पहले जयपुर देखते हैं। जयपुर हमारे पास नीचे है। जयपुर की अगर हम बात करेंगे, तो जयपुर घराने की सबसे जरूरी चीज कौन कौन है बेटा? तो जयपुर घराने से कौन कौन से नाम याद रख सकते हैं आप याद रखेंगे बेटा, जयपुर घराने में आप याद रखेंगे गिरधारी लाल। क्या रखेंगे बेटा? गिरधारी लाल। ठीक है, एक स्टूडेंट भी हमारा है, एक भाई भी हमारे पास साथ पढ़ता है रोज, का सिलेक्शन हो चुका है। ठीक है, लेकिन फिर भी वो भी आते हैं हमें मोटिवेट करने के लिए, गिरधारी लाल। राइट, तो बेटा वो वीडियो हमारे साथ लेक्चर से जुड़े हुए थे, सुबह और शाम दोनों ही लेक्चर को वो फॉलो करने वाले थे, एंड उनका फाइनली गॉट द प्लेसमेंट एंड। ठीक है, बट फिर भी अभी वो सेशन में आते हैं। ठीक है, जब भी वो आएंगे बहुत सारे गुलाबों के साथ आते हैं, है ना, और जय श्री श्याम करते हुए आते हैं। ठीक है, राइट, तो ऐसे याद रख सकते हैं गिरधारी लाल, यहाँ पर आप याद रखेंगे, एंड सुंदर प्रसाद। दो नाम आपको याद रखने हैं, गिरधारी लाल एंड सुंदर प्रसाद। ठीक है, राइट, गिरधारी लाल और सुंदर प्रसाद यहाँ पर आप याद रखेंगे। ठीक है बेटा, क्लियर है जी, डन। अगला देखेंगे हमारे पास, अगला हमारे पास है बनारस। क्या बेटा अगला मेरे पास अगला है जी बनारस। बनारस के लिए बेटा याद रखेंगे सितारा देवी। क्या याद रखेंगे बेटा? आप याद रखेंगे सर सितारा देवी, आपको याद रखना है, सितारा देवी। क्या याद रखेंगे बेटा? तारा देवी। ठीक है, तो क्या एक ही नाम याद रखना है? एक और नाम याद रख लेंगे, कृष्णा। ठीक है, राइट, कृष्णा, गोपी कृष्णा, बेसिकली नाम इनका है गोपी कृष्णा। ठीक है, गोपी कृष्णा। ठीक है साहब, राइट। नेक्स्ट मेरे पास एक बचा रायगढ़। क्या बचा बेटा? रायगढ़ बचा। रायगढ़ के लिए याद रखेंगे राजा चक्रधर। क्या लिखेंगे जी? ठीक है? राधा चक्रधर। ठीक है, याद रखेंगे राजा चक्रधर। ठीक है बेटा, याद रखेंगे राजा चक्रधर, आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, क्लियर, तो आप याद रखेंगे राजा चक्रधर को, कोई दिक्कत? डन, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ठीक है, तो प्रश्न की तरफ चलेंगे, अपने आंसर की तरफ चलेंगे। आंसर हमारे पास क्या था बेटा? आंसर हमारे पास था सर लखनऊ, और बात हो रही थी बेटा अक्षन महाराज की। ठीक है जी, बात हो रही थी अक्षन महाराज की, राइट।
क्लियर? अक्षर महाराज की बात हो रही है। अक्षर महाराज का असली नाम क्या है बताओ? अक्षर महाराज का असली नाम क्या है? जल्दी से सॉरी, अक्षर महाराज का असली नाम क्या है बताओ बेटा, जल्दी से कमेंट करो। अक्षर महाराज का असली नाम क्या है? तो बेटा याद रखेंगे जगन्नाथ महाराज। क्या लिखेंगे आप? याद रखेंगे बेटा, आपको आपको नाम याद रखना है अक्षर महाराज का असली नाम। ठीक है, तो का असली नाम मैं लिखता हूँ, असली नाम जगन्नाथ। ठीक है बेटा, याद रखेंगे जगन्नाथ महाराज। ठीक है, याद रखना है, बहुत ही ज्यादा बिल्कुल याद रखना है, छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, जगन्नाथ महाराज आपको याद रखना है, इनका असली नाम है ये। ठीक है साहब, राइट। ही कॉल्ड, तो उनका असली नाम क्या था बेटा? जगन्नाथ महाराज था। ठीक है, और उनके स्वभाव के कारण उन्हें अक्षन्न कहा जाता था। ठीक है, तो ये जो अक्षन्न है ना, ये क्या टाइटल है? स्वभाव के कारण को बोला जाता है अक्षन्न। ठीक है साहब, क्लियर? डन है? हम्म, ठीक है, राइट। यहाँ दिख रहा है बिरजू महाराज। ठीक है जी, बिरजू महाराज इनके पुत्र थे बेटा। बिरजू महाराज, बिरजू महाराज इनके पुत्र थे। बिरजू महाराज इनके पुत्र थे बेटा, राइट। तो बेटा कुछ बच्चों को ये शिकायत हो सकती है बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ, तो आई रिक्वेस्ट टू देम गाइस, आप 2x पे कर लीजिए, क्योंकि ऐसा होता है बेटा, स्लो करने का ऑप्शन नहीं होता है, बट तेज करने का ऑप्शन आपके पास होता है। जब आप स्लो करते हैं, अगर मैं तेज पढ़ाऊंगा और स्लो वाले बच्चे हो कुछ, तो वो क्या करेंगे, जब वो 0.5 पे करेंगे तो आवाज़ की क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी दोनों खराब हो जाएगी। ठीक है, इसलिए मैं धीरे पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको स्पीड कम ज़्यादा लग रही है, कम लग रही है, तो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो। 2x पे देख सकते हैं, 1.5x पे देख सकते हैं, 2.5 पर देख सकते हैं। जहाँ जहाँ जैसे जैसे व्यवस्था आपके पास है, वैसे वैसे अपने आप को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, राइट, क्लियर? चलिए, अगला प्रश्न आप देखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश और भारत के मुख्य न्यायाधीश हो कितने? भारत में वर्तमान में भारत में कितने मुख्य न्यायाधीश हैं? सॉरी, कितने न्यायाधीश हैं सर्वोच्च न्यायालय में? कितने न्यायाधीश हैं? ठीक है, विकल्प आपके सामने मौजूद है, 35, 33, 30 या फिर 28। जल्दी से करें कमेंट और बताएंगे सही जवाब क्या है। जल्दी से बताएंगे सही जवाब क्या है। आपसे क्या पूछा गया बेटा? आपसे पूछा गया है, आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है कि सर सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश और भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं? बताओ कितने न्यायाधीश होते हैं, कितने मुख्य न्यायाधीश होते हैं? आपसे ये पूछा गया है, बताओ बेटा। जल्दी से बताएंगे सही जवाब क्या है। तब तक मैं आपकी कमेंट्स का वेट कर रहा हूँ। तब तक मैं आपके कमेंट्स का वेट कर रहा हूँ। जल्दी से बताएंगे सही जवाब क्या है। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है, इसलिए मैं आपसे उम्मीद लगा रहा हूँ कि आप ये सही कर देंगे, और इसलिए मैं आपका वेट भी कर रहा हूँ। ठीक है, तो बेटा सही जवाब हो गया 33। क्या हो जाएगा सही जवाब? सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर 33। ठीक है, तो वर्तमान में जब हम बात कर रहे हैं कुल न्यायाधीश कितने बेटा, वर्तमान में टोटल न्यायाधीश कितने बेटा? 34 है, यानी कि एक मुख्य न्यायाधीश रहेगा और 33 अन्य न्यायाधीश हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर? क्लियर बेटा, राइट। तो ये आपको याद रखने की जरूरत है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में वर्तमान में 34 न्यायाधीश हमें देखने को मिल जाते हैं। 33 कुल न्यायाधीश हैं और एक सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है, राइट। क्लियर है तक? जब हम बात करते हैं सर कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने की शक्ति किसके पास है? ठीक है, तो संख्या निर्धारित करने की शक्ति किसके पास है? ठीक है जी, बताओ। संख्या, संख्या निर्धारित करने की शक्ति, संख्या निर्धारित करने की शक्ति किसके पास बेटा? तो आप बोलेंगे सर संसद के पास है। किसके पास है? यह शक्ति संसद के पास है। और संसद कौन से अनुच्छेद का प्रयोग करती है इसके लिए बेटा? इसके लिए संसद अनुच्छेद नंबर 124 का प्रयोग करेगी बेटा, अनुच्छेद 124। और आप दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्लॉज भी याद रखना पड़ेगा। अनुच्छेद नंबर 124 एक के तहत संसद के पास यह शक्ति है। ठीक है, संविधान संशोधन होता है प्रॉपर बेटा, प्रॉपर संशोधन होता है, राइट, क्लियर। और इसके लिए अंतिम संशोधन जो किया गया है वो 2019 में किया गया है बेटा, राइट।
इसके लिए जो अंतिम संशोधन हुआ है सबसे रिसेंट में है 2019 में किया गया बेटा। कब किया गया है? 2019 में किया गया है, जिसमें न्यायाधीशों की संख्या 33 की गई है प्लस 1। ठीक है, क्लियर जी, डन। पहले कितनी हुआ करती थी बेटा? 2019 से पहले यह संख्या 30 हुआ करती थी, यह संख्या 30 हुआ करती थी और बढ़ा करके 33 कर दी गई है, राइट। अगर हम इससे और पुरानी तरफ चले बेटा, अगर हम जाए पुराने तरफ, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाए, यानी कि इतिहास में समझे बेटा, ऐतिहासिक बैकग्राउंड, ऐतिहासिक चीजों को समझें, तो प्रारंभ में जब हम बात करेंगे तो 1+7 की स्ट्रेंथ हुआ करती थी प्रथम, ठीक है, पहले, राइट। तो हम जब बात करेंगे तो पहले बेटा एक मुख्य न्यायाधीश हुआ करता था और 7 अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे, और शुरुआत में केवल 8 ही न्यायाधीश हुआ करते थे सर्वोच्च न्यायालय में। क्लियर बेटा, डन है। अगर हम समझे एक चीज को लेकर आप चलेंगे बेटा, एक चीज आप समझेंगे और आप मुझे बताएंगे सर कि जब हम बात कर रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो आप क्या बोलेंगे? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है बेटा? तो नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? तो आप बोलेंगे सर नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। किसके द्वारा बेटा? क्या बोलेंगे आप बोलेंगे सर नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। किसके द्वारा बेटा? क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे सर नियुक्ति राष्ट्रपति जी के द्वारा होती है। ठीक बेटा, राइट। वो एक अलग बात है कि कॉलेजियम होता है प्रॉपर, उस कॉलेजियम के माध्यम से सलाह दी जाती है और राष्ट्रपति अपॉइंट कर देते हैं, राइट। अगर हम बात करें बेटा आयु आयु कितनी है, अधिकतम आयु कितनी है बेटा? कितनी वर्ष का कार्यकाल रहता है, कब तक ये काम कर सकते हैं? तो याद रखेंगे बेटा 5 वर्ष या 65 साल। ठीक है, राइट। सॉरी 5 वर्ष नहीं, खाली 65 साल। ठीक है बेटा, तो 65, 5 वर्ष नहीं, खाली 65, 65 वर्ष की आयु तक इनका कार्यकाल रहता है, 65 वर्ष की आयु तक। ठीक है, माफ कीजिएगा, वो 5 वर्ष गलती से निकल गया, टेक्निकल एरर आ गया था मेरे अंदर। ठीक है, तो अभी मैंने फायरवॉल ऑन कर दिया, पहले बंद था, इसकी वजह से वो एरर आ चुका था। ठीक है, राइट। तो 65 ईयर्स मैक्सिमम आयु रहेगी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए। ठीक है बेटा, वर्तमान में 34 न्यायाधीश हैं। ठीक है, 33+1। क्लियर? ठीक है, एक प्रश्न आपके मन में आ सकता है कि सर सॉरी सॉरी मिनिमम जो हम बात कर रहे हैं, न्यूनतम न्यूनतम आयु कितनी है? न्यूनतम आयु कितनी होती है क्वालिफिकेशन के रूप में बेटा? तो न्यूनतम आयु भारत के संविधान में मेंशन नहीं है, यानी कि न्यूनतम आयु का कोई क्राइटेरिया यहाँ पर मेंशन नहीं है, न्यूनतम आयु का कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। ठीक है बेटा जी, क्लियर है? कोई दिक्कत बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, चलिए आते हैं इसी टॉपिक पर थोड़ा सा। मुझे बताइए सर कि जब हम बात कर रहे हैं सर प्रारंभ में 1+7 सदस्य थे, सॉरी न्यायाधीश थे हमारे पास, तो बेटा जी पहला संशोधन कब हुआ? तो पहला संशोधन, प्रथम संशोधन हुआ था इसमें 1950 में। ठीक है, तो प्रथम संशोधन हुआ था बेटा जी 1950 में, 1950 में किया गया था संशोधन, और इस संशोधन के माध्यम से एक न्यायाधीश को बढ़ाया गया था, और तब कितना हो गया था बेटा? 1+8 की कैटेगरी हो गई थी, 1+8 हो गए थे। ठीक है साहब, क्लियर है जी, डन है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फिर सिलसिला चलता रहा 1977 में। ठीक है, 17 हो गए थे, राइट। ठीक है, 1977 17 हो गए थे, फिर 18 कर दिए गए। 2008 में 30 थे, फिर 31 कर दिए गए। 2019 से अब तक क्या हो गया बेटा? 33 चल रहे हैं। ठीक है, 34 अभी तक हैं। ठीक है साहब, क्लियर, डन है जी, कोई दिक्कत? ठीक है, 1950 में 7 थे, 77 में 17 हो गए, 2008 में 30 कर दिए गए थे। ठीक है, 2008 से 2019 के संशोधन से पहले तक 30 ही थे। ठीक है, अब कितने हो गए? अब 33 हो गए। ठीक है साहब, डन है जी, कोई दिक्कत हो तो बताओ जल्दी से बेटा। ठीक है, योग्यताओं के बारे में हम बात कर सकते हैं, बिल्कुल बात कर सकते हैं बेटा। योग्यता कम से कम 5 वर्ष तक वह किसी भी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर कार्य कर चुका हो, या फिर 10 वर्ष तक एज ए अधिवक्ता वो काम कर चुका हो कहीं भी। ठीक है, राइट, क्लियर, डन है। और सबसे जरूरी चीज, राष्ट्रपति की नजरों में वो प्रतिष्ठित न्यायविद होना चाहिए। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है। ठीक है, अगर आपके पास सब कुछ है और राष्ट्रपति की नज़रों में आप वो न्यायविद नहीं है, कानून के जानकार आप नहीं हैं, कानून के जानकार आप अगर नहीं हैं, तो आप भूल जाइए कि आप सर्वोच्च न्यायालय में जज भी बन सकते हैं। ठीक है, क्लियर? बट एक मिनट देना, बस पानी पी लूँ मैं ना, जस्ट अलाउ मी।
चलिए ठीक है, तो यहाँ तक हमारी चीज़ें होंगी क्लियर। कोई भी कंसर्न कुछ भी अगर आपको पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी कंसर्न अगर आपके मन में है, कुछ भी आपको पूछना है, यू कैन कमेंट मी, जस्ट कमेंट, आई विल कंसिडर ऑल द कमेंट्स। ठीक है, तो बच्चे, बहुत सारे बच्चे हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा है, बट मैं चाहता हूँ कि आप मुझे ये बताएं कि आपको कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है, तो आज का सेशन आपके नाम है ही है। ठीक है, एक संडे को भी हम डाउट सेशन रखते हैं जहाँ आप मुझे कमेंट करेंगे और उस कमेंट के टॉपिक को पकड़ के हम बात करेंगे। ठीक है साहब, क्लियर, राइट राइट। चलिए अगला प्रश्न आप देखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा कि सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन, सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन के लिए 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसे मिला था। ठीक है, तो बात हो रही बेटा, क्या बात हो रही है कि 67वें नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन किसे मिला गया है। एम जयचंद्र को, ए आर रहमान को, ज्येष्ठ पुत्रों को, या फिर गोपी सुंदर। विकल्प आपके सामने मौजूद हैं, जल्दी से करेंगे कमेंट और बताएंगे सही जवाब क्या है। बहुत ही आसान सा प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से बताएंगे कमेंट करके बेटा सही जवाब क्या है। जल्दी से बताएंगे सही जवाब क्या है। प्रश्न सिंपल सा है, प्रश्न सिंपल सा आपके सामने क्या है बेटा कि सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन के लिए, ठीक है, इनकी बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन, ठीक है, का अवार्ड 67वें फिल्म जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है वो किसे मिला है। ठीक है, विकल्प आपके सामने मौजूद है, एम जयचंद्र, ए आर रहमान, ज्येष्ठ पुत्रो, या फिर गोपी चंद सुंदर। तो क्या बोलेंगे बेटा सही जवाब किसे मिला है, यह अवार्ड किसे मिला है, बताओ जल्दी से, यह अवार्ड किसे मिला है। विकल्प आपके सामने मौजूद हैं और जल्दी से बताएंगे कमेंट करके सर यह अवार्ड किसे मिला है। तो क्या बोलेंगे बेटा, यह अवार्ड विकल्प सी को मिला है, ज्येष्ठ पुत्रों को यह अवार्ड मिला है। जिन बच्चों ने कमेंट सी दिया है बिल्कुल ही सही जवाब है। ठीक है बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ठीक है, जो जवाब दे रहे हैं बच्चे, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मैं हमेशा कहता हूँ बेटा कि आप पार्टिसिपेट कीजिए। पार्टिसिपेट करने से जब आप गलती करके सीखते हैं तो वह लॉन्ग टर्म तक आपके मेमोरी में रहता है और आप उसे भूलते नहीं हैं आसानी से। ठीक है, बट आप अगर जब आप गलती ही नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे। अगर आप ये मान के चल रहे हैं आपको आता है तो भी गलत बात है। ठीक है, आता है तो अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, अगर आप ये मान के चल रहे हैं कि मुझे तो आता ही नहीं है तो ये सबसे बड़ी गलत बात है कि आपको आता नहीं है फिर भी आप नहीं अटेम्प्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो साइकोलॉजी ये कहती है कि जब आपको नहीं आता है और आप गलती करते हैं ना, और गलती करके फिर आप सीख रहे हैं। ठीक है, मैंने अपना भी इंसिडेंट आपको बताया, कई बार मैं आपको बता चुका हूँ क्लास में कि बेटा जी एक बार ऐसा हुआ था कि जब हम पढ़ते थे ना तो हमने भी ऐसी, जो जैसे आप, मैं आपसे पढ़ रहा हूँ, मैं भी किसी टीचर से ही पढ़ाऊँ, ऐसा नहीं मैं प्रकट हो गया और मुझे गौतम बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति हुई और मैं आपको पढ़ाने आ गया। ठीक है, क्यों भाई, मैंने भी पढ़ाई की है, मैंने भी कहीं ना कहीं टाइम दिया है किताबों को, अभी भी दे रहा हूँ, अभी भी लगा हुआ हूँ आपकी सबसे, आपकी सेवा में। ठीक है, तो अभी भी टाइम दे रहा हूँ पढ़ाई में, राइट। तो हम भी पढ़े हैं बेटा, हम भी आपके दौर से गुजरे हैं, तो हम भी, जैसे आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, मैं भी किसी टीचर को फॉलो कर रहा था। और एक प्रश्न आया आपके सामने, बताता हूँ आपको, दांडी मार्च से लेकर। ठीक है, दांडी मार्च को लेकर प्रश्न आया था। ठीक है, 72 अनुयायी थे, गांधी जी के साथ चले थे, सब चीज़ें मुझे पता थी उस टाइम पे भी, आज भी पता है। ठीक है, उस समय पे क्या था, एक प्रश्न आया था जब मैं मॉक टेस्ट दे रहा था और मॉक में पूछा गया था कि क्या क्या, क्योंकि उस समय पे मैं एनडीए की तैयारी कर रहा था। ठीक है, क्योंकि मैंने हमेशा से ही सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी मेरा सपना रहा है और वही रहेगा लास्ट तक, टिल द एंड। ठीक है, राइट, जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक तोड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं, वो वाला सीन है। ठीक है, राइट, वही सपना रहा है वही रहेगा। ठीक है, अब थोड़ी बात करते हैं इस टॉपिक को लेकर, वही छोड़ दो। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि वो प्रश्न आया, उसमें पूछा सर क्या महिलाएं भी दांडी मार्च में थी, अब बताओ। ये फैक्ट टीचर ने नहीं बताया था। ठीक है, ये फैक्ट मुझे पता चला एमसीक्यू से और मॉक टेस्ट से। ठीक है, बट ये टीचर ने नहीं बताया और हम थे टीचर के प्रिय भाई, हमने कर दिया गलत, ये तो गलत, मतलब अगर अच्छी होती तो टीचर हमें बताते। ठीक है, लेकिन वो प्रश्न गलत हो गया, और जब गलत हो गया और जब आंसर की उसकी आई तो मैंने देखा क्या गलत हो गया, तो सॉल्यूशन मुझे पता चला कि सर महिलाएं भी पार्ट थी। ठीक है, अब मैं कैसे सीखा, क्योंकि मैंने गलती की थी तब मैंने सीखा, लेकिन तब मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही थी, तब मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि मैं गलती कर रहा हूँ और गलती करने से मैं सीख सकता हूँ। तब मेरे को लगा था गलती नहीं होनी चाहिए, जो भी करेंगे परफेक्ट करेंगे। ठीक है, हम ये बात को लगा के बैठे थे और इसी से क्या हो रहा था, इसी नुकसान हमारा हो जाता है। ठीक है, इसलिए मैं सबसे कह रहा हूँ कि इसीलिए मैं सबसे कह रहा हूँ कि आप गलती कीजिए, क्योंकि बाद में अगर लेट से आपने सोचा ना, लेट से आपने सोचा तो दिक्कत आपके लिए हो जाएगी, फिर आप मेरी तरह सोचेंगे कि पहले गलती क्यों नहीं की। ठीक है, राइट, क्लियर, डन, बताइए फिर, चले अगले प्रश्न की तरफ, चले अगले प्रश्न की तरफ, चलिए अगले प्रश्न की तरफ से आप चलेंगे। अगले प्रश्न आप देखेंगे क्या है बेटा। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया क्या सही जवाब, पुराना अवार्ड है तो आगे हम ज़्यादा ध्यान देंगे नहीं, इसलिए चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक एसिड, कौन सा यौगिक एसिड
साइक्लिक यौगिक है? एलिसाइक्लिक यौगिक है, साइक्लोप्रोपेन, आइसोब्यूटेन, एसिटिक एसिड या फिर इथेन? क्या है बेटा सही जवाब? जल्दी से करें, कमेंट बता देंगे सही जवाब क्या है। मैं आपके कमेंट्स का अभी वेट कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप सब बच्चे पार्टिसिपेट करें। मैं आपको इसलिए बीच बीच में कहानी सुनाता हूँ ताकि आप बोर ना हो, ठीक है, क्योंकि मेरी कॉमेडी बड़ी खराब है, ठीक है, हमेशा से नहीं रहा है इन चीज़ों में ध्यान, ठीक है। अब थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी क्लास को थोड़ा लाइट रखने के लिए क्या कर सकता हूँ, ठीक है। तो सही जवाब रहेगा हमारा विकल्प ए। विकल्प ए यहाँ पर क्या हो जाएगा सही जवाब? साइक्लोप्रोपेन। यहाँ पर बेटा क्या हो जाएगा सही जवाब? रहेगा साइक्लोप्रोपेन, ठीक है साहब, क्लियर। चलिए अगला प्रश्न आप देखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा कि ब्रिटिश शासन के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार ने भारत के प्रशासन का सीधा नियंत्रण अपने हाथों में लिया था, ठीक है। अब आप सभी को पता होगी बेटा 1857 की क्रांति हुई थी साहब। 1857 की क्रांति हुई थी और उस क्रांति के दौरान क्या हुआ? उस क्रांति के दौरान जो सरकार को आंखें खुली ना, उसके कारण बहुत सारी चीज परिवर्तित हुई। उनमें से एक बहुत ही जरूरी चीज था सत्ता का हस्तांतरण। क्या था बेटा? सत्ता का हस्तांतरण उनमें एक जरूरी चीज थी, ठीक है साहब, क्लियर, कहना जी, ठीक है। सत्ता का हस्तांतरण एक जरूरी चीज वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, क्लियर। ठीक है साहब, जो जीत के सत्ता का हस्तांतरण, तो क्या क्या देखेंगे बेटा? विकल्प डी यहाँ को हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी, 1858 का अधिनियम, ठीक है साहब। तो याद रखेंगे 1858 के अधिनियम को लेकर यहाँ पर बात आप कर सकते हैं, याद रख सकते हैं 1858 के अधिनियम की बात यहाँ पर हम करेंगे, ठीक है साहब, क्लियर है, डन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सर 1857 की क्रांति हुई, उस क्रांति ने अंग्रेजों की आंखें खोल दी और उन्हें परिवर्तन लाने के लिए मजबूर कर दिया। और सबसे जरूरी परिवर्तन लाया कि सत्ता का ट्रांसफर हो गया, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ द पावर हमें देखने को मिला, जहां हम देखते हैं कि जो शासन कर रही थी एक कंपनी, उसका शासन छीन करके सीधे एक कहाँ चला गया? सीधे ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत चला गया, ठीक है, राइट। सीधे उनके हाथों में चला गया, क्राउन विक्टोरिया के हाथों में चला गया। उस समय पे क्राउन कौन थी? महारानी विक्टोरिया, क्लियर, जाना जी, कोई दिक्कत? चलिए तो थोड़ी सी बातें कर लेते हैं 1858 के अधिनियम के एक्ट को लेकर के कि सर कौन सी वो बातें थी जो आप याद रख सकते हैं आपके तैयारी के दौरान 1858 के एक्ट से लेकर के, ठीक है। तो बात करेंगे 1858 के एक्ट को लेकर बेटा, 1858 के एक्ट को लेकर हम बात करेंगे 1858 का भारत सरकार अधिनियम, ठीक है साहब। तो पहली चीज हमने देखी सर, पहली चीज आपने क्या बोली सर? ट्रांसफर ऑफ पावर हो गया, ट्रांसफर ऑफ पावर, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ पावर यानी कि सत्ता का हस्तांतरण हमें देखने को मिला, ठीक है। सत्ता ट्रांसफर हुई, ईस्ट इंडिया कंपनी से चली गई किसके हाथों में? ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से चली गई सत्ता, किसके हाथों में चली गई? सत्ता चली गई थी क्राउन के हाथों में। उस समय क्राउन कौन थी? महारानी विक्टोरिया थी, ठीक है। नंबर सेकंड पॉइंट आप याद रखेंगे बेटा, सेकंड पॉइंट आपको याद रखना है कि वायसराय का पद, ठीक है, वायसराय का पद बना गया, ठीक है। गवर्नर जनरल का जो पद था उसे चेंज कर दिया गया और पद बना वायसराय, ठीक है जी। क्या बना गया? द वायसराय, ठीक है साहब, क्लियर। तो वायसराय का पद बनाया गया, ठीक है, एक पद बनाया गया वायसराय, ठीक है? जो गवर्नर जनरल हुआ करता था उसकी जगह वायसराय का पद बनाया गया, जो किसके अंडर काम करता था? जो काम करता था ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि के रूप में, यानी कि किसके प्रतिनिधि के रूप में बेटा? के प्रतिनिधि के रूप में काम करता था, क्राउन के प्रतिनिधि के रूप में काम करता था, ठीक है साहब। और सबसे पहले वायसराय कौन थे? तो पहले वायसराय कौन बने थे? यह खिताब किस व्यक्ति को जाता है? तो बेटा यह खिताब जाता है लॉर्ड कैनिंग को। बेटा किसको जाएगा? तो आप बोले सर यह खिताब जाएगा लॉर्ड कैनिंग को। किसको बेटा? लॉर्ड कैनिंग को यह खिताब जाएगा, यानी कि पहले वायसराय कौन थे? तो आप बोलेंगे सर लॉर्ड कैनिंग को पहला वायसराय बनाया गया था, क्लियर जी, यहाँ तक डन, ठीक है साहब। इस एक्ट की एक जरूरी बात बेटा याद रखेंगे, इस एक्ट की एक और जरूरी बात याद रखेंगे बेटा, द्वैध शासन का अंत। यहाँ देख याद करेंगे बेटा, द्वैध शासन का अंत। यहाँ बात हो रही है कौन से द्वैध शासन की बेटा? जो 1784 इस ब्रिटिश इंडिया एक्ट के माध्यम से प्रारंभ किया गया था, ठीक, 1781 बोल लो, ठीक है। ब्रिटिश इंडिया एक्ट के माध्यम से जो स्टार्ट किया गया था उसकी हम बात यहाँ पर करेंगे। ब्रिटिश इंडिया एक्ट के माध्यम से जो दो शासन की बात हो रही थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, दो स्थापित संस्था थी जो लगातार 1858 तक काम कर रही थी अलग अलग, राइट। उनके बारे में कोई डिटेल डिस्कशन आपको चाहिए तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द सेशन देख सकते हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द इंडिया फाउंडेशन जो पॉलिटिकल प्लेलिस्ट है वहां पर जाकर के आप डिटेल में देख सकते हैं, एक एक बारीकी से आपको चीजें बताई गई हैं, ठीक है साहब, क्लियर। आज हम सिर्फ
ऊपर ऊपर समझेंगे, क्योंकि हमारा सेशन का पर्पस क्या है, हमारा सेशन का पर्पस है प्रैक्टिस सेशन लगाना। यहाँ पॉलिटिक क्लास लेना हमारा सेशन नहीं है, ठीक है। पॉलिटिक की क्लास लेना हमारा उद्देश्य नहीं है, हमारा उद्देश्य है कि आपको एक टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग कराया जाए और हम आगे बढ़ते चलें, ठीक है जी। तो यहाँ पे जरूरी चीज थी बेटा, द्वैध शासन को अंत किया गया, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड सॉरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल दोनों को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, और एक भारत सचिव का पद बनाया गया, ठीक है। एक पद और बनाया गया, भारत सचिव, ठीक है, भारत सचिव, राइट। एक और पद की उत्पत्ति हुई, भारत सचिव, जो कौन होता था बेटा, यह होता था कैबिनेट सचिव, ठीक है। यानी कि कैबिनेट मंत्रालय होता था इस समय पर, ठीक है। यह कैबिनेट मंत्रालय हुआ करता था और इसकी सहायता के लिए 15 सदस्य की एक काउंसिल हुआ करती थी, राइट, जो सरकार को डायरेक्ट रिपोर्ट करता था। यानी कि जैसे आज की डेट में आप देखते हैं कि होम मिनिस्ट्री हो गई हमारी, रक्षा मंत्रालय हो गए, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गई, ये सब क्या है, ये सब कैबिनेट मंत्रालय, यानी कि वैसे मंत्रालय जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं और बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं कैबिनेट मंत्रालय, राइट। तो यह भी भारत इतना जरूरी था इनके लिए कि इन्होंने भारत को एक प्रॉपर मंत्रालय देखा था, कहेंगे भारत मंत्रालय देखेंगे, ठीक है, क्या देखेंगे, यह भारत मंत्रालय को देखेंगे, राइट है जी, क्लियर। तो भारत सचिव की बात यहाँ पर हो रही है, ठीक है साहब, क्लियर है तक, कोई दिक्कत, बताओ, ठीक है साहब, क्लियर, चले आगे, चलिए साहब। अगला प्रश्न आप देखेंगे, अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा क्या बेटा, कि सदरी सादिर नृत्यांगना आर मुथुकनमल को वर्ष 2022 में निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया गया, ठीक है जी, 2022 में कौन सा पुरस्कार दिया गया, पद्म भूषण, पद्मश्री, भारत रत्न या फिर पद्म विभूषण, जल्दी से बताएंगे कमेंट करके सही जवाब क्या है। क्या पूछा गया बेटा, आपसे पूछा गया है सदर नृत्यांगना आर मुथुकमन्नल को वर्ष 2022 में निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार मिला था, पद्म भूषण, पद्मश्री, भारत रत्न या फिर पद्म विभूषण, जल्दी से देंगे जवाब, बताएंगे सही जवाब क्या है। बहुत ही आसान सा प्रश्न आपके लिए लगाया गया और आप बोलेंगे सर सही जवाब क्या बोलेंगे बेटा, आप बोलेंगे सही जवाब रहेगा बेटा विकल्प बी, क्या बोलेंगे बेटा, सही जवाब हमारा हो जाएगा विकल्प बी, ठीक है जी। तो विकल्प बी हमारा क्या हो जाएगा बेटा, सही जवाब हमारा हो जाएगा विकल्प बी, यानी कि 2022 में इन्हें पद्म श्री से सम्मानित किया गया था, ठीक है बेटा। किससे सम्मानित किया था, आप बोलेंगे सर पद्म श्री से सम्मानित किया गया था 2022 में, ठीक है साहब, क्लियर, जाने, ठीक है बेटा, क्लियर। सादर नृत्यांगना क्या है, सादर नृत्य क्या है बेटा, सादर नृत्य जो भरतनाट्यम है उसका पुराना वर्जन है, ठीक है, क्लियर, जाना जी, ठीक है, राइट। इसे अलग अलग नामों से जानेंगे, जैसे दारसी अट्टम हो गया, कचहरी अट्टम हो गया, तंजौर नाट्यम हो गया, ठीक है, ये अलग अलग नाम है भरतनाट्यम के, और उसी में से एक नाम है सादर नृत्यांगना, ठीक है, सादर नृत्य, ठीक है। तो सादर नृत्य भी क्या है, भरतनाट्यम का ही एक रूप है, भरतनाट्यम जिसे हम आज भरतनाट्यम के नाम से जानते हैं, वही क्या है, वही सादर नृत्य है, ठीक है बेटा, क्लियर। तो आप सभी को भरतनाट्यम के बारे में बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेशन पता है कि सर ये तमिलनाडु के मंदिर से देवदासियों के रूप में एक कॉन्सेप्ट चलता था, जो क्या हुआ समय के साथ समाप्त हो गया था, लेकिन उसे फिर अलग अलग, जैसे कि ई कृष्ण अय्यर हैं, ठीक है, राइट, ऐसे व्यक्तियों के द्वारा क्या हुआ, उसका दोबारा से उत्पन्न हुई, ठीक है साहब, रखे, ठीक है। यहाँ आप याद रख सकते हैं रुक्मणी देवी अरुंडेल को भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो व्यक्ति हैं जिन्होंने वापस से भरतनाट्यम को खड़ा किया, वापस से भरतनाट्यम को प्रचार किया, उसको विश्व स्तर तक पहुंचाया, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर चीजों को याद रखेंगे, ठीक है जी, डन है, कोई दिक्कत, चलिए अगला प्रश्न आप देखेंगे, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से विकल्पों में से ऊर्जा के एक पारंपरिक स्रोत की पहचान कीजिए, ठीक है जी, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत की पहचान कीजिए, पारंपरिक, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं ऊर्जा, ठीक है, जब हम बात करते हैं रिसोर्सेज, हम बात करें सोर्सेज की, तो बेटा हमारे पास दो प्रकार के, हम जब स्रोतों की बात करते हैं, पारंपरिक और गैर पारंपरिक ऊर्जा, ठीक है जी, राइट। पारंपरिक ऊर्जा क्या होती है बेटा, पारंपरिक ऊर्जा कैसे होती है, पारंपरिक ऊर्जा कैसी होती है, ठीक है, बताइए, पारंपरिक ऊर्जा कैसी होती है, बताओ जल्दी से, ठीक है। तो पारंपरिक ऊर्जा वैसी ऊर्जा, वैसे स्रोत होते हैं जिनका उपयोग मनुष्य सदियों से ईंधन के रूप में करता आ रहा है, वैसे स्रोतों को हम बोलते हैं पारंपरिक स्रोत, ठीक है। यानी कि परंपराओं के आधार पर जो पूर्वजों ने किया वही हम करते जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, पारंपरिक स्रोत हो गए, ठीक है। यानी कि वैसा स्रोत जिसका प्रयोग मनुष्य सदियों से ईंधन के रूप में करता जा रहा है, उन्हें हम बोलेंगे क्या, उन्हें हम बोलेंगे पारंपरिक स्रोत। फॉर एग्जाम्पल कोयला हो गया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गई, ठीक है, जलाने वाली लकड़ी हो गई, गोबर हो गया, गोबर के उपले आप देखते होंगे गाँव में, ठीक है, राइट। तो गोबर के उपले आ गए ना, तो यहाँ पर यही हो गया, सही जवाब तो ये आ गया, लेकिन हम बात करें थोड़ा सा आगे, ठीक है, राइट, क्लियर। बट जब हम बात करते हैं
पारंपरिक रिसोर्सेज की, तो पारंपरिक रिसोर्सेज के बारे में याद रखेंगे बेटा कि यह क्या होते हैं, यह सीमित होते हैं, यह लिमिटेड रिसोर्सेज हमारे पास हैं। ठीक है, सेकंड चीज, ठीक है, तो याद रखेंगे पारंपरिक के बारे में याद रखेंगे बेटा कि यह पहली बात तो क्या है बेटा, ये पहली बात तो आपके पास लिमिटेड है, यानी कि ये क्या है, सीमित रिसोर्सेज आपके पास है, लिमिटेड है। ठीक है साहब। दूसरा क्या बेटा, जब ये जलते हैं तो ये पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं बेटा, क्या करते हैं, ये पॉल्यूशन जनरेट करेंगे। ठीक है, ये क्या करते हैं बेटा, पॉल्यूशन जनरेट करते हैं, ये आपको याद रखनी चीजें। ठीक है साहब, क्लियर, डन। ठीक है, दूसरी हम बात करते हैं गैर पारंपरिक स्रोत। गैर पारंपरिक स्रोत यानी कि ये ऊर्जा के मॉडर्न स्रोत हैं, आधुनिक स्रोत हैं, जो हाल ही के वर्षों में नई नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से लोकप्रिय हुए हैं, जिन्हें आप रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि नवीनकरणीय ऊर्जा स्रोत भी कहते हैं। ठीक है, सबसे जरूरी नाम याद रखें, सौर की ऊर्जा इसमें आता है, परमाणु ऊर्जा इसमें आता है, भूतापीय ऊर्जा आता है। ठीक है, सब क्या है, सब टेक्नोलॉजी के माध्यम से इजाद की हुई चीजें हैं। ठीक है, यानी कि बाद में इनको डेवलप किया गया ह्यूमन के द्वारा। सब क्लियर, डन। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक और चीज लिख सकते हैं, पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा भी यहाँ लिख सकते हैं बेटा, एक और लिख सकते हैं, पवन ऊर्जा। ठीक है, तो सारे विकल्प आपको दिख रहे हैं बेटा, ये कौन से हैं, या आप बोल सर ये कौन से हैं, ये नवीनकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। ठीक है बेटा, क्लियर है, डन है जी, कोई दिक्कत, आई होप समझ में आ गया होगा बेटा। चलिए, वेरी गुड, समझ में आ गया। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा, क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द पायनियर एंड फाउंडर ऑफ द किराना घराना। ठीक है जी, किसकी बात हो रही है, किराने घराने की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है बेटा, फाउंडर ऑफ द किराना घराना, फाउंडर ऑफ द किराना घराना, किसकी बात हो रही है, फाउंडर ऑफ द किराना घराना। ठीक है, ऑफ द हिंदुस्तानी म्यूजिक, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी संगीत के किराने घराने के संस्थापक हैं। बताओ जी, किराना घराने को किसने स्थापित किया था। विकल्प आपके सामने मौजूद हैं, जल्दी से कमेंट कर देंगे, बता देंगे सही जवाब क्या है, जल्दी से बताएंगे सही जवाब क्या है। विकल्प आपके सामने मौजूद हैं, कमेंट करेंगे बेटा जल्दी से, सही जवाब क्या है। ठीक है, तो फिजोर दस्तूर है, अब्दुल करीम खान है, सवाई गंधर्व है, या भीमसेन जोशी। जल्दी से कर देंगे कमेंट, सभी बच्चों का वेट कर रहा हूं मैं, जल्दी से कमेंट करेंगे, बताएंगे सही जवाब क्या है। क्या है बेटा सही जवाब, सही जवाब क्या है, तो क्या आप बोलेंगे सर, आप बोलेंगे सही जवाब आपका है अब्दुल करीम खान। क्या बोलेंगे जी, सही जवाब हो जाएगा बेटा अब्दुल करीम खान, यानी कि विकल्प भी हमारा यहाँ पर हो जाएगा सही जवाब। ठीक है जी, यानी कि उस्ताद अब्दुल करीम खान किराने घराने के संस्थापक हैं। राइट, क्लियर। ठीक है, इनके साथ एक और व्यक्ति की आप चर्चा करेंगे, एक और व्यक्ति आप याद रखेंगे, इनके साथ एक और व्यक्ति का नाम आपको याद रखना है जब आपसे पूछा जाएगा कि किराने घराने को किसने स्थापित किया। तो एक और नाम आपको याद रखना बेटा, अब्दुल वाहिद खान। ठीक है, एक और नाम याद रखेंगे, उस्ताद उस्ताद आ गया, उस्ताद हाँ, अब्दुल वाहिद खान। ठीक है, ये भी आपको दोनों नाम आपको याद रखने हैं जब आपसे पूछा जाएगा कि किराना घराना के संस्थापक कौन है। ठीक है साहब, क्लियर, डन है जी। तो बेटा यहाँ पे वो किराना लिख रहा है, कहीं कहीं आपको ये कैराना दिखा मिलेगा, कैराना। ठीक है, राइट, कैराना। ठीक है, तो ये कैराना भी इसे कहते हैं कैराना घराना। ठीक है, तो कैराना घराना बेटा कहाँ पड़ता है सर, आप बोलेंगे ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, शामली जिले में। ठीक है, राइट, तो वहां पर एक कस्बा है कैराना। राइट, तो वहां पर अब्दुल करीम का जन्म हुआ था, उसी कारण से वहीं से इस घराने की शुरुआत हमें देखने को मिल जाती है। ठीक है जी, क्लियर, तो लिख लेंगे उत्तर प्रदेश, शामली। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत बताओ जल्दी, कोई भी दिक्कत है तो बताओ। ठीक है, चलें क्या आगे। हम्म, ठीक है, चलिए विकल्पों को देखें क्या। चलिए बेटा विकल्पों को देखते हैं, विकल्प क्या है बेटा, हमारे पास विकल्प दिख रहे हैं मेरे को। पहला दिख रहा है हमारे पास, एक मिनट मुझे बताइए, हाँ भीमसेन है, सवाई गंधर्व है, फिरोज दस्तूर है। बताइए इन विकल्पों के बारे में, बताइए कमेंट करके क्या है सही जवाब। ठीक है, तो पहला मेरे को दिख रहा है भीमसेन जोशी। भीमसेन जोशी, बताओ भीमसेन जोशी के बारे में बताइए। तो भीमसेन जोशी किराना घराने से ही जुड़े हुए हैं, और भीमसेन जोशी ने किराना कैराना घराने को वैश्विक स्तर पर प्रसिद्ध किया था बेटा। ठीक है, तो ये फिर सॉरी भीमसेन जोशी की हम बात कर रहे हैं, भीमसेन जोशी ने जो किया है वो किराना घराने को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने की बात हम करेंगे, तो आप नाम याद रखेंगे भीमसेन जोशी का। ठीक है साहब, नेक्स्ट मेरे पास है, नेक्स्ट मेरे पास है, हाँ भीमसेन जोशी। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास है सवाई गंधर्व। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास है सवाई गंधर्व। सवाई गंधर्व ने क्या किया बेटा, सवाई गंधर्व ने, जो हम कैराना घराने की बात कर रहे हैं, कैराने घराने को दक्षिणी क्षेत्रों में, दक्षिण भारत में पहुंचाने का काम किया था। ठीक है ना,
ये सब जो जुड़े हुए नाम हैं ये विस्तार और प्रसार के लिए किराने घराने में इन्होंने काम किया है। लेकिन संस्थापक के रूप में आप देखेंगे सर अब्दुल करीम खान एंड उस्ताद अब्दुल वाहिद खान, दो ही नाम आपको याद रखने हैं जब आपसे पूछा जाएगा किसकी स्थापना के बारे में। ठीक है साहब, क्लियर है, डन है जी। चलिए बेटा अगला प्रश्न आप देखेंगे, अगला प्रश्न आपके सामने है कि किसी यौगिक के IUPAC नाम से यौगिक के संबंध में सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला में मौजूद कार्बन परमाणुओं की कुल संख्या को इंगित करता है, यानी कौन बताता है। ठीक है, तो प्रत्यय बताता है, मध्य प्रत्यय, मूल या फिर उपसर्ग। ठीक है, तो आप इन शब्दों के मायने समझ जाएंगे तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा समझना। ठीक है बेटा, तो आपको इनका मायने पहले पता होना चाहिए कि सर प्रत्यय क्या होता है, सफिक्स क्या होता है, इनफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स क्या होता है, रूट क्या होता है। अगर आपको ये सब पता है तो ये आपके लिए हलवा प्रश्न हो जाएगा, बिल्कुल ही आसान सा प्रश्न आपका हो जाएगा। सही जवाब तो इसका रूट रहेगा, मूल यहाँ पर सही जवाब रहेगा। ठीक है, यानी कि IUPAC नाम से यौगिक के मूल परमाणु के बारे में आपको पता चलेगा, मूल कार्बन परमाणु की कुल संख्या के बारे में आपको पता चल जाएगा। यानी कि ठीक है, राइट जी, क्लियर। यानी कि जो कार्बन परमाणु की कुल संख्या कितनी है उस तत्व में, ठीक है, उस कार्बन श्रृंखला में, ये आपको पता चलेगा किससे बेटा, ये आपके IUPAC नाम से आपको पता चल जाता है। ठीक है साहब, क्लियर है, डन। अब थोड़ा वर्ड के देखेंगे, वर्ड हमारे पास कौन कौन से हैं। ठीक है, वर्ड हमारे पास पहला आता है जी, हमारे पास पहला बेटा एक वर्ड है मेरे पास है सफिक्स। ठीक है, चलो पहले सफिक्स को देख लेते हैं। ठीक है जी, पहले मेरे पास एक वर्ड है सफिक्स। बताइए सर सफिक्स के बारे में बताइए, सफिक्स क्या होता है, सफिक्स क्या होता है, पहले तो सफिक्स बताइए, तो डिटेल में बात करेंगे ताकि आप समझ पाए। सफिक्स को जब हम बात करते हैं, सफिक्स क्या होता है, यह बताता है कि कार्बन के बीच संबंध कैसा है। ठीक है, बताइए कार्बन के बीच संबंध कैसा है, सिंगल बॉन्ड के लिए ठीक है इन, डबल बॉन्ड के लिए इन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आयन। ठीक है, ऐसा बोलते हैं, बहुत टेक्निकल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो आप याद रखेंगे। ठीक है साहब, क्लियर। इसी तरीके से आप देखेंगे, इस तरीके से आप उपसर्ग के बारे में बात करते हैं, प्रीफिक्स के बारे में बात कर सकते हैं, जो मुख्य रूप से किस चीज़ों में बताएगा, जो मुख्य रूप से आपको बताएगा कि सर जो का जो सब्सटेंस है वो कैसा है। ठीक है, जैसे क्लोरो है या फिर मिथाइल है, नाइट्रो है, राइट, ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं, राइट। लेकिन आपको जब हम बात कर रहे हैं मूल यानी कि रूट की अगर हम बात करें तो रूट क्या होता है, रूट बताता है आपको कार्बनों की, कार्बन में परमाणुओं की संख्या के बारे में रूट आपको बता देता है। ठीक है साहब, क्लियर है। चलिए बेटा अगला प्रश्न आप देखेंगे, अगला प्रश्न आपके सामने आ गया ये रहा कि 21 जुलाई 2021 को IOC द्वारा ओलंपिक 2032 की मेजबानी के लिए किस शहर को चुना गया है, बताओ जी। ये प्रश्न बता, ये प्रश्न आपके लिए रिपीटेशन की संभावना बनी हुई है, ये प्रश्न आपके लिए रिपीट हो सकता है, ये प्रश्न आपके लिए रिपीट हो सकता है। ठीक है, ये प्रश्न आपके लिए रिपीट हो सकता है, राइट। ठीक है, तो ये प्रश्न आपके लिए रिपीट हो सकता है, इसकी संभावना बनी हुई है बहुत ही ज्यादा। ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न अभी 2032 में होने वाले इवेंट को लेकर है, ये इवेंट अभी हुआ नहीं है और ये इवेंट होएगा और इसकी संभावना बनी हुई। ठीक है, तो 2021 में डिसाइड किया गया था और 2032 की मेजबानी के लिए कौन से शहर को चुना गया है बेटा, मॉस्को, सिडनी, ब्रिस्बेन या फिर न्यूयॉर्क। जल्दी से करेंगे कमेंट और बता देंगे सही जवाब क्या है, कमेंट मारो फेंक के बहुत तेजी में साथ। ठीक है, तो कमेंट मारोगे फेंक के तो आप बताएंगे सर सही जवाब क्या हो जाएगा, ब्रिस्बेन। क्या हो जाएगा बेटा सही जवाब, सही जवाब आपका हो जाएगा ब्रिस्बेन। क्या हो जाएगा बेटा, सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा ब्रिस्बेन। ठीक है साहब, क्लियर। कौन से देश का शहर है ब्रिस्बेन, तो आप बोलेंगे सर ये किसका है, ऑस्ट्रेलिया का। किसका है बेटा, ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है ब्रिस्बेन। ठीक है साहब, क्लियर, डन है जी, कोई दिक्कत। इंपॉर्टेंट चीज समझने की बात यह है बेटा कि ऑस्ट्रेलिया में यह इवेंट तीसरी बार होने वाला है। ठीक है, तीसरी बार ऑस्ट्रेलिया होस्ट कर रहा है इस इवेंट को, जरूर चीज ये समझने की है। ठीक है, उससे पहले 1956 में मेलबर्न कर चुका है, मेलबर्न में ये इवेंट हुआ था, राइट। 2000 में यह इवेंट सिडनी में हुआ था बेटा। कहाँ पे हुआ था, आप बोलेंगे सर सिडनी में यह इवेंट हुआ था 2000 ईस्वी में। ठीक है, यानी कि पहले दो बार यह इवेंट होस्ट कर चुका है ऑस्ट्रेलिया, राइट, क्लियर तक, डन है। ठीक है साहब, चलिए आगे देखेंगे सर 2024 में यह इवेंट कहाँ पे हुए थे, 2024 में यह इवेंट कहाँ पे होते सर, आप बोलेंगे यह इवेंट पेरिस में होते। कहाँ पे बेटा, पेरिस में। ठीक है, तो 2024 में यह इवेंट पेरिस में हुआ था। पेरिस कहाँ पड़ता है जी, पेरिस पड़ता है फ्रांस में। ठीक है साहब, क्लियर, डन है जी। ठीक है साहब, राइट। अब 2028 में यह इवेंट होगा, 2028 में यह इवेंट होने वाला है, कहाँ पे होगा सर, ग्रीष्मकालीन होगा।
ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होगा 34th होगा, और 2024 में जो होगा वो कहाँ पे होगा? आप बोलेंगे 2024 में यह यूएसए में होने, सॉरी 28 में, तो 2028 में जो इवेंट होगा वो कहाँ पे होगा बेटा? आप बोलेंगे सर यूएसए में होने वाला है। यूएसए में कहाँ पे होगा? लॉस एंजलस में, ठीक है, याद रखेंगे बेटा, लॉस एंजलस में यह इवेंट होने वाला है, ठीक है। तो लॉस एंजलस में यह इवेंट होने वाला है 2028 में, ठीक है साहब, क्लियर, राइट। कौन सा वाला है बेटा? 34th इवेंट होगा, ग्रीष्मकालीन इवेंट होने वाला है, 34th रहेगा, राइट। फिर आगे आएंगे 2032 की बात हम कर ही रहे थे, ठीक है, क्लियर है, डन है जी, कोई दिक्कत? ठीक है, राइट। तो याद रखेंगे बेटा कि ऑस्ट्रेलिया पहला ऐसा देश बनने वाला है, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका भी एक काम कर चुका है, अमेरिका में 3 बार होस्ट हो चुका है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया दूसरा ऐसा देश बनेगा जहां पर 3 अलग अलग शहरों में ओलंपिक की मेजबानी की जा चुकी है, ठीक है साहब, क्लियर, बताइए, क्लियर, चले, ठीक है। विकल्पों को देखना है, हाँ विकल्पों को देखेंगे, विकल्पों को देख लो बेटा। तो मॉस्को में यह कब इवेंट होस्ट हुआ था? तो सर मॉस्को में 1980 में हुआ था, ठीक है। तो मॉस्को ने 1980 में इस इवेंट को होस्ट किया था। सिडनी की हम बात कर चुके हैं, सिडनी में 2000 में हुआ था बेटा, कब हुआ था? सिडनी में 2000 में यह इवेंट होस्ट हुआ था, राइट, क्लियर, राइट। न्यूयॉर्क में यह इवेंट आज तक होस्ट ही नहीं हुआ, ठीक है, क्लियर। चलिए अगला प्रश्न आप देखेंगे, अगला प्रश्न आपके सामने है, उस आबादी या उप प्रजाति या नस्ल को क्या कहा जाता है जो स्थानीय पर्यावरण परिस्थिति के अनुकूल होती है? यानी कि कोई ऐसी नस्ल है जो स्थानीय पर्यावरण परिस्थितियों के अनुकूल रहती है, उसे क्या कहते हैं? बायोम कहते हैं, प्रोटोटाइप कहते हैं, इकोटाइप कहते हैं, या फिर निचे कहते हैं? बताओ ऐसी कौन सी आबादी है जिसे आप, जो पर्यावरण के अनुकूल रह रही है, यानी कि कोई स्थान है, वहाँ का कुछ पर्यावरण है, वहाँ का इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम के अनुसार ही वो प्रजाति वहाँ पर निवास कर रही है, ऐसी प्रजाति को क्या कहते हैं? बायोम कहते हैं, प्रोटोटाइप कहते हैं, या फिर इकोटाइप कहते हैं, या फिर निच कहते हैं, ठीक है, NICHE, ठीक है, निच, ठीक है। तो बेटा जी सही जवाब रहेगा आपका विकल्प 3, यानी कि उसे बेटा क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं इको टाइप, क्या बोलते हैं उसे? उसे हम इको टाइप बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा? इको टाइप कहते हैं, ठीक है। जब एक ही प्रजाति के जीव अलग अलग पर्यावरण की परिस्थिति में, जैसे कि जलवायु हो गया, मिट्टी या ऊंचाई हो गया, ठीक है, में रहते हैं, और वह धीरे धीरे उन परिस्थितियों के अनुसार अनुवांशिक रूप से ढल जाते हैं, ठीक है, जो वहाँ की परिस्थितियाँ हैं उसे हम बोलते हैं इको टाइप, ठीक है। ऐसी विशिष्ट आबादी को, ऐसी विशिष्ट जनजाति को हम इको टाइप के रूप में समझ सकते हैं, ऐसी जनजाति को हम इको टाइप के रूप में समझेंगे, ठीक है साहब, क्लियर, ठीक है। तो अगर बात करें हम इको टाइप को लेकर के, तो एक ही प्रजाति के अलग अलग इको टाइप दिखने में भिन्न हो सकते हैं, लेकिन वे सभी आपस में प्रेजेंट करने में सक्षम होंगे। यानी कि क्या कह सकते हैं आप ये कह सकते हैं कि सर अलग अलग प्रजाति हो सकती हैं, लेकिन अगर वो इकोटोप है, ठीक है, सॉरी इको टाइप है अगर वो, तो वो दोनों में उस परिस्थिति को सहन करने की चीजें सेम टू सेम रहेंगी, राइट। एक एग्जांपल दिया गया आपस जो इंटरब्रीडिंग की यहाँ पर बात हमने की, ठीक है साहब, क्लियर, डन है जी, कोई दिक्कत? ठीक है, कोई दिक्कत है बेटा? डन है, चलिए क्या आगे। नेक्स्ट मेरे पास है बेटा बायोम, एक वर्ड दिख रहा है मेरे को, एक वर्ड दिखा मेरे को विकल्प में कि सर बायोम से आप क्या समझते हैं, ठीक है। बायोम क्या होता है बेटा? बायोम एक प्रकार, एक क्षेत्र है, एक भौगोलिक क्षेत्र है जहां पर जलवायु, वनस्पति समान मात्रा में देखने को मिल जाती है, उसे हम बायोम के रूप में समझ सकते हैं। जैसे कि रेगिस्तान हो गया, ठीक है, वहां पर सब चीज आपको देखने को मिल, घास के मैदान हो गए, वहां पर आपको बेटा क्या है, वो एक भौगोलिक क्षेत्र भी है, ठीक है, वहाँ की जलवायु भी होगी, वहाँ पर वनस्पति भी देखने को मिलेगी, कुछ एक प्रकार की वनस्पति मिलेगी उस क्षेत्र में, ठीक है। तो ऐसे क्षेत्र को हम बोलते हैं बायोम, ठीक है। अगर हम बात करें नीचे, NICHE, नीचे क्या होता है, ठीक है, तो ये किसी भी इकोसिस्टम की क्या है, एक जीव का क्या है, जीव की भूमिका होती है उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। जीव की भूमिका, उसका कार्य क्या होता है, वह क्या खाता है, ठीक है, पूरा सिस्टम जो रहेगा वो नीचे में आता है, ठीक है साहब। नेक्स्ट मेरे पास है एक प्रोटोटाइप, एक वर्ड लिखा हुआ है, प्रोटोटाइप क्या होता है? प्रोटोटाइप मतलब बायोलॉजी, हम बॉटनी कह रहे हैं, है ना, कोई भी एक वर्ड नहीं है। प्रोटोटाइप क्या होता है? जब भी आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो फाइनल प्रोडक्ट बनने से पहले उसका एक मॉडल बनता है, ठीक है, उसे प्रोटोटाइप कहा जाता है, ठीक है। तो प्रोटोटाइप यहाँ पर कोई भी इस सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ वर्ड नहीं है, तो ये क्या हो गया, ये गलत हो गया, ठीक है, ऐसा देते हैं, ये तो हो गया गलत, ठीक है। तो 3 जुड़े हुए सब साफ। चले जी आगे, चलिए बेटा अगला प्रश्न आप देखेंगे, अगला प्रश्न आपके सामने है कि व्हेन वाज द प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम
लॉन्च। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम कब शुरू किया गया? ठीक है जी, बात हो रही है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम कब शुरू किया गया। 2012 है, 2006, 2009 या फिर 2008? जल्दी से बताएंगे कमेंट करके सही जवाब क्या है। बहुत ही आसान सा प्रश्न आपसे पूछा गया है कि सर प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम कब शुरू किया गया। विकल्प आपके सामने मौजूद है, जल्दी से कर देंगे कमेंट और बता देंगे सही जवाब क्या है। जल्दी से बताएंगे बेटा सही जवाब क्या है। विकल्प आपके सामने मौजूद है, कमेंट करेंगे, बताएंगे सही जवाब क्या है। तो क्या बोलेंगे बेटा आप बोलेंगे सर विकल्प डी सही है। जिन बच्चों ने विकल्प डी बताया है बिल्कुल ही सही जवाब है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो रेगुलर हमारे सेशन को अटेंड करते हैं और रेगुलर वह ठीक है मोटिवेट भी करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो बच्चे ऐसे होते हैं जो लगातार मेरे सेशन को विजिट करते हैं। ठीक है, आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि जो बच्चे पहली बार सेशन को देख रहे हैं और यहाँ तक देखा है तो वो सेशन को सब्सक्राइब करें, क्योंकि GS 365 के अलग अलग इनिशिएटिव आते रहते हैं। ठीक है, क्लासेस लाइव होती हैं। ठीक है, हमारी क्लासेस रिकॉर्ड नहीं होती, पहली चीज़ याद रखेंगे, हमारी क्लासेस रिकॉर्ड नहीं होती हैं, लाइव होती हैं। ठीक है, राइट। कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ नेटवर्क इश्यू हो गया, किसी की वजह से क्लास लाइव नहीं हो पा रही है, कोई एरर आ गया, राइट, तो उस दौरान उस समय के लिए क्लास रिकॉर्ड की जाती है और वो आपके साथ शेयर की जाती है कुछ टाइम बाद। ठीक है, जैसे कि कोई नेटवर्क एरर आ गया, ठीक है, ऑन टाइम 7 बजे क्लास रिकॉर्ड होनी थी बट क्लास रिकॉर्ड नहीं हो पाई किसी वजह से। ठीक है, तो क्लास रिकॉर्ड होगी अपने पूरे टाइम के साथ और फिर वो आपके साथ शेयर की जाएगी, यानी कि लगभग 9-10 बजे के करीब क्लास आपके पास आ जाएगी। ठीक है, ऐसा कई बार हुआ है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ हमेशा लाइव होगी, बट ज़्यादातर हमारी मैक्सिमम क्लासेस हमारी लाइव ही होती हैं और लाइव ही होंगी। ठीक है, लाइव ही होती हैं और लाइव ही क्लासेस हमारी होंगी, राइट, है ना, ये बात याद रखना। ठीक है, तो कभी कभी इश्यू होते हैं, नेटवर्क इश्यू की वजह से आपके साथ क्लासेस रिकॉर्ड फॉर्म में पहुंचती हैं, बट ट्रस्ट मी आई वॉच एवरी सिंगल एवरी कमेंट। ठीक है, जो आप देखते हैं सब कुछ मैं पूरा नोटिस करके रखता हूँ, क्योंकि जब क्लास रिकॉर्डेड अपलोड होती है ना, तभी मैं सिस्टम के सामने बैठ कर देखता हूँ कि कौन बच्चा कुछ बोल तो नहीं रहा, किसी का कोई कंसर्न तो निकल के नहीं आ रहा, थोड़ा मैं कि ऑन टाइम आपको कमेंट में ही रिजॉल्व कराने की कोशिश रखूँ। ये भी मेरी कोशिश रहती है अगर क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके पास पहुँचे तब भी। ठीक है, राइट। तो भाई ये बिल्कुल मत सोचना कि क्लास सर हमारी क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके पास आ रही है, रिकॉर्डेड फॉर्म में नहीं आती बेटा, हमारी क्लास लाइव भी आती है। ठीक है, तो सही जवाब क्या रहेगा? सही जवाब हमारा रहेगा विकल्प नंबर डी, यानी कि कब लॉन्च की थी सर? आप बोलेंगे 2008 में इसे लॉन्च किया गया था, अगस्त 2008 में इसे लॉन्च किया गया था। कब किया गया था? आप बोलेंगे सर अगस्त 2008 में इसे लॉन्च किया गया था। कब? अगस्त 2008 में इसे लॉन्च किया गया था। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? डन है, समझ में आ गई चीजें? ठीक है, डन। चलिए, राइट, एक चीज और जानने की जरूरत है कि सर इससे पहले ना और योजनाएं चलती थी। ठीक है, यहाँ बात हो रही है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। ठीक है, इसमें 2008 में एक तो पुरानी योजना थी ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, उसे इसमें मर्ज कर दिया गया था। अगर हम बात करें इस योजना के लिए सर नोडल एजेंसी कौन सी है? ठीक है, नोडल एजेंसी कौन सी है? अगर हम बात करें आपसे कि सर नोडल एजेंसी बता दो, नोडल एजेंसी कौन सी है? ठीक है, तो क्या याद रखेंगे बेटा? आप याद रखेंगे KVIC। ठीक है, KVIC एक संस्थान है जो आपको याद रखनी है, जो इसकी नोडल एजेंसी है। ठीक है, खादी एवं ग्राम उद्योग, ठीक है, खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग। खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग, सब यह इसकी नोडल एजेंसी है। 18 वर्ष से आपकी ऊपर अगर उम्र है आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं, इसके लिए पात्र हो जाते हैं। आपकी योग्यता, ठीक है, 8वीं पास होनी चाहिए और आप 10 लाख से विनिर्माण क्षेत्र में और 5 लाख रुपए से अधिक की परियोजना के लिए सॉरी आपको 8th क्लास पास होना जरूरी है। ठीक है, क्लियर? क्योंकि अगर आपको इतना अमाउंट सेंक्शन कराना है तो आपके पास जरूरी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन एंड क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जिसमें सबसे जरूरी चीज़ है 8वीं पास होना आपके लिए मैंडेटरी है और वो ज़रूरी रहेगा। ठीक है साहब, क्लियर है जी? डन है, कोई दिक्कत? चलिए अगला प्रश्न आप देखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि किस पंचवर्षीय योजना अवधि में पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम शुरू किया गया? किस पंचवर्षीय योजना में पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम शुरू किया गया? बताओ जी, पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम। ठीक है, ये चीज़ है जो पहली बार हम देख रहे हैं ड्यूरिंग द पूरे SSC के प्रोसेस में। हमने बहुत बार कवर किया है पंचवर्षीय योजना को, ठीक है, बहुत बार। ठीक है, मैंने ये कहा भी था कि सर SSC दिल्ली पुलिस के आप पेपर देंगे तो उसमें पंचवर्षीय योजना के बारे में भर भर के आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, और ट्रस्ट मी हर सेट में
एक दो अपवाद हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बट प्रेडिक्शन बहुत ही ज़्यादा सही थी। हर एग्जाम में, हर सेशन में 1 से 2 क्वेश्चन आपके लिए थे। मैंने बोला था बच्चों से कि भाई मेरे, आप जब जाएं, मेरे मैसेज भी पड़े हुए हैं ग्रुप में ना, आप तो ग्रुप भी डिलीट क्या हो गया उसे, है ना, तो मैंने तुम्हें दिखा था प्रूफ के साथ, ठीक है, क्योंकि बिना प्रूफ के बातें करना ठीक नहीं होता है, ठीक है, राइट। तो फिर मैं बता देता हूँ कि मैंने बच्चों को बोला हुआ था ग्रुप में एक दिन पहले भी कि भाई याद करके जाना पंचवर्ष योजना आपके एग्जाम में की, ठीक है, और 3 3 क्वेश्चन पंचवर्ष योजना से थे, ठीक है। मैंने ये भी बोला था कि भाई हिस्ट्री और ज्योग्राफी वाले पार्ट को थोड़ा कम फोकस कीजिएगा, संभावना बहुत कम है, ठीक है, संभावना बहुत कम, ठीक है। मैंने ये भी बोला था कि भाई हिस्ट्री वाले हिस्ट्री पढ़ के जाएंगे और हिस्ट्री में कल्चर वाला सेगमेंट पढ़ के जाना, संभावना ज़्यादा है, तो बेटा संभावना ज़्यादा थी, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें थी जो मैच करती। मैं देखो, मैं इतना बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं हूँ कि मैं बहुत सारे लोगों को खरीद लूँ और बहुत सारी बड़ी टीम रख के आपको को पागल बनाया, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। मैं जो भी हूँ, वन मैन आर्मी हूँ, आपके सामने प्रेजेंट हूँ, चाहे वो क्लास बनाने की बात हो, ये जो बना हुआ है, चाहे वो पढ़ाने की बात हो, चाहे टेक्निकल चीज़ें देखनी हो, जैसे कोई बच्चे का कमेंट आया सर मैं कमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, सारी चीज़ें जो भी कुछ है सब मैं देखता हूँ, ठीक है, राइट। कभी कभी एक छोटा भाई बैठता है यहाँ पे, ये मैनेज कर देता है, तो वो कभी भी हेल्प हो जाती है, बट ऑलवेज आई एम द सिंगल मैन आर्मी जो आपके सामने हर तरीके से डेडिकेशन के साथ खड़ा है, ठीक है, राइट। और कभी लगता नहीं थकावट, ठीक है, नहीं, राइट, हाँ जी, ठीक है। तो ये पहला प्रश्न था इस तरीके का, जब मैं देख रहा था मैंने हाँ ये कुछ नया लिखा है, ठीक है, तो ये चीज़ थी कुछ नई जो मेरे को दिखी, हाँ, और ये लगा मेरे को हाँ ये मुझे करना चाहिए, तो मैंने इसको चेंज किया थोड़ी सी लैंग्वेज, क्योंकि भाई आप एसएससी के प्रैक्टिस सेट नहीं कर, एसएससी के पीवाईक्यूज नहीं कर सकते ना, ये तो बात सारी, ठीक है, थोड़ा चेंज करके आप कर सकते हैं, है ना। अगर कोई भी कंटेंट आपका जुड़ा हुआ मिल जाता है तो दिक्कत हो जाएगी आप, ठीक है। चलो तो आ जाओ, किस पंचवर्षीय योजना अवधि में पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था? 8वीं पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना, या फिर छठी पंचवर्षीय योजना? जल्द से कमेंट करेंगे, बताएंगे सही जवाब क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर विकल्प सी यहाँ पर हो जाएगा सही जवाब, यानी कि 5वीं पंचवर्षीय योजना यहाँ पर बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो हम बात कर रहे हैं पहाड़ी क्षेत्र डेवलपमेंट कार्यक्रम, यानी कि हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, क्या बात हो रही है बेटा, हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात हो रही है, हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात हो रही है। यह प्रोग्राम 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारंभ किया गया था, ठीक है बेटा। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया कार्य था, ये आपके लिए जरूरी हो जाता है, ठीक है। काम क्या होना था इस क्षेत्र में? इस क्षेत्र में आप देखेंगे, जब बात करते हैं आप भौगोलिक क्षेत्र की बात हम जो करेंगे, भौगोलिक क्षेत्र को आप समझेंगे तो एक चीज समझिए कि भौगोलिक विविधता बहुत देखने को मिल जाती है, ठीक है। भूगोल के आधार पर बहुत सी विविधता हमें पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलेगी, ठीक है, राइट। और यही समस्या होती है पहाड़ी क्षेत्रों में, ठीक है, जहाँ से क्या होता है बेटा, पहुंच बहुत मुश्किल हो जाती है, ठीक है, परिस्थिति की बहुत नाजुक होती है, वल्नरेबल होती है, राइट, पिछलापन इसलिए मिल जाता है, ठीक है। और इसे हल करने के लिए इस कार्यक्रम को चलाया गया था, इस प्रोग्राम को, इन्हीं समस्याओं को सॉल्व करने के लिए यह प्रोग्राम लाया गया था, राइट। क्लियर। जब हम बात कर रहे हैं पंचवर्षीय योजना की, 5वीं पंचवर्षीय योजना की हम बात कर रहे हैं, तो सर 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या रहेगा? तो क्या बोलेंगे सर? आप बोलेंगे सर 1974 से 1978 रहने वाला है। क्या रहने वाला है बेटा? आप बोलेंगे सर 1974 से 1978 रहने वाला है कार्यकाल 5वीं पंचवर्षीय योजना का, ठीक है साहब। क्लियर। हम बता चुके हैं आपको किस उद्देश्य के साथ यह प्रोग्राम चलाया गया था, ठीक है। इस प्रोग्राम के लिए अब ऐसा नहीं है कि आप सोचेंगे सर कि जो हमारे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड वैसा ही एरिया शामिल होगा। जो भी पहाड़ी क्षेत्र हैं, ठीक है, चाहे वो तमिलनाडु के हों, चाहे पश्चिम बंगाल की बात करें आप, ठीक है, राइट, चाहे उत्तराखंड की बात करें, जो भी थे, ठीक है, असम के जिले डिस्ट्रिक्ट ले लेंगे, कुछ पश्चिमी घाट को आप बात कर सकते हैं, ठीक है, जो भी पहाड़ी इलाके थे उनको डेवलप करने के लिए, उनको डेवलपमेंट के लिए यह कार्यक्रम चलाया गया था, ठीक है साहब। कब चलाया गया था आपको बता दिया गया है, 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान यह कार्यक्रम चलाया गया था, ठीक है। और कौन कौन सी चीजें थी जो जो 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान चलाई गई थी बेटा? और कौन कौन सी चीज थी जो 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान चलाई गई थी? तो आप मुझे बताएंगे सर कमेंट करके, कौन सी और काल थी, कौन सी और वो चीजें थी जो 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आई थी? तो सबसे जरूरी चीज याद रखें बेटा, गरीबी हटाओ एक जरूरी चीज थी बेटा, गरीबी हटाओ एक नारा दिया गया था, गरीबी हटाओ, ठीक है। यहाँ देखेंगे बेटा, गरीबी हटाओ का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आया था, इसी योजना के दौरान वो नारा दिया गया था, गरीबी हटाओ, ठीक है साहब। क्लियर, चले, ठीक है, कोई दिक्कत? हम्म। इस योजना के दौरान एक विशेष घटना थी कि जो मोरारजी देसाई जी हैं, जो मोरारजी देसाई थे, ठीक है, मोरारजी देसाई, इस द्वारा इस योजना को समय से 1 वर्ष पहले समाप्त कर दिया गया था 1978 में,
जब देख रहे हैं 1974 से 5 साल में ये 1979 में खत्म होनी थी बेटा, 1979 में खत्म होनी थी, लेकिन सरकार परिवर्तित हुई और मोरारजी देसाई, ठीक है, प्रधानमंत्री बने। उन्होंने क्या किया, इस प्लान को पहले खत्म कर दिया और क्या हुआ, एक नया प्लान आया, रोलिंग प्लान, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सर रोलिंग प्लान, आप देखेंगे क्या देखेंगे बेटा, रोलिंग प्लान आया था। इसी के बाद बेटा रोलिंग प्लान आया था। क्या था बेटा, रोलिंग प्लान हमें देखने को मिल रहा था, ठीक है। इसी के बाद रोलिंग प्लान आपको देखने को मिलेगा, ठीक है साहब, क्लियर है, कोई दिक्कत था, डन है जी, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे और पंचवर्षीय योजना को देखेंगे। हमारे पास और भी पंचवर्षीय योजना विकल्प में मौजूद है। बात करेंगे सबसे पहले 8वीं पंचवर्षीय योजना की, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले बात करेंगे 8वीं पंचवर्षीय योजना के कालखंड को लेकर। तो आप मुझे बताएंगे सर कौन सा कालखंड रहेगा 8वीं पंचवर्षीय योजना को। तो बेटा याद रखेंगे 1992, क्या रहेगा बेटा, 1992 से 1997, ठीक है। 1992 से 1997 यानी कि पूरे 5 वर्ष तक चलने वाली एक पंचवर्षीय योजना थी, राइट। इसका फोकस एरिया क्या था बेटा, फोकस एरिया था मानव संसाधन विकास, ठीक है, यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप करना। जैसे कि हम बात करें शिक्षा, हम बात करें स्वास्थ्य, हम बात करें रोजगार, यानी कि ये चीजें यहाँ पे इस योजना का की फैक्टर थी, की डायरेक्शन थी, उद्देश्य थी मुख्य रूप से, ठीक है साहब, क्लियर, डन है जी, कोई दिक्कत, ठीक है साहब। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या बेटा, आप सभी को पता है बेटा, आप सभी को ये बात बहुत अच्छे से पता होगी, 1991 में एलपीजी आए थे, एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे, ठीक है। एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, 3 प्रकार के रिफॉर्म हमें देखने को मिल जाते हैं 1991 से, ठीक है साहब, राइट। तो इन रिफॉर्म्स के बाद पहली पंचवर्षीय योजना थी, ठीक है बेटा। इफेक्ट याद रखेंगे बेटा, रिफॉर्म्स के बाद पहली पंचवर्षीय योजना थी, ठीक है बेटा। तो याद रखेंगे रिफॉर्म्स के बाद यह पहली पंचवर्षीय योजना थी, ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना थी। तो बेटा जी रिफॉर्म्स के बाद यह पहली पंचवर्षीय योजना, ठीक है। ये जरूरी चीज़ है जो आपको याद रखने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है बेटा, क्लियर। इसी योजना के दौरान हम बात करेंगे, इसी योजना के दौरान प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ठीक है। तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना यहाँ थी। इसी योजना के दौरान बेटा प्रधानमंत्री रोजगार योजना बेटा, ठीक है। इसी दौरान प्रधानमंत्री रोजगार योजना आई थी, जो आपको याद रखनी है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना इसके दौरान आई थी 1993, ठीक है बेटा, क्लियर, डन है जी, कोई दिक्कत, ठीक है बेटा, इट इज इनफ, ठीक है। अब देखेंगे हमारे पास है नेक्स्ट है बेटा चौथी पंचवर्षीय योजना। किसकी बात होगी बेटा, बात होगी चौथी पंचवर्षीय योजना की, फोर्थ फाइनेंशियल प्लान की बात होगी, फाइनेंशियल प्लान की बात होगी फोर्थ वाले की, ठीक है बेटा। चौथी पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो सर आप सिंपल सी पहले की तरह बात करेंगे, सर पहले का कालखंड क्या है, तो आप बोलेंगे सर 1969 से बेटा बात हो रही है, 1969 से लेकर के 1974 तक का कालखंड रहने वाला है, क्या बेटा, आप बोलेंगे सर 1969 से लेकर के 1974 तक का कार्यकाल रहने वाला है, ठीक है। अगर हम बात करें इसका जो फोकस एरिया क्या था, इसका फोकस एरिया था बेटा स्थिरता के साथ विकास। क्या बोलेंगे सर आप, इसका जो क्राइटेरिया था क्या था बेटा, स्थिरता के साथ विकास, ठीक है, स्थिरता के साथ विकास, ठीक है, स्थिरता के साथ विकास, ठीक है, स्थिरता के साथ विकास इसका की फैक्टर था, राइट। साथ ही साथ आत्मनिर्भरता एक जरूरी चीज थी, ठीक है। आप सभी को पता है इससे पहले 1962 में क्या हो चुका था, 1962 में भारत चाइना के साथ गेम हो चुका था एक, ठीक है। 1965 में गेम हो चुके थे, यानी गेम लगातार चलते रहे, तो इसके कारण से ऐसे लक्ष्य रखे गए हैं, ठीक है। तो बेटा जो आपके ऐसा नहीं कि भारत सरकार को सपने आ रहे हैं कि हमें क्या लक्ष्य रखना है, ठीक है। बेटा आपको कभी ऐसे होता है कि कोई व्यक्ति स्ट्रांग है, कोई व्यक्ति को आप देश से जोड़ सकते हैं, कोई देश स्ट्रांग है या व्यक्ति स्ट्रांग है, यह डिसाइड नहीं करता कि वो क्या सोच रहा है बेटा, परिस्थितियां व्यक्ति को स्ट्रांग बनाती हैं, परिस्थितियां ही देश को स्ट्रांग बनाती हैं। क्योंकि देखो आज आप एक चीज से एसोसिएट कनेक्ट कर सकते हैं खुद को। देखो मुझे बताइए कि अगर आपका अब के बजट में जो 2026-27 का बजट हमने देखा है, ठीक है, जो आगामी बजट की मैं बात कर रहा हूँ, सर्वे की बात नहीं कर रहा हूँ, आगामी बजट की हम बात कर रहे हैं। इस बजट में आपको देखने को मिलेगा 15% ग्रोथ है डिफेंस में, ठीक है। रीजन रीजन क्या है, रीजन है बेटा आसपास का माहौल, आसपास का एनवायरनमेंट ऐसा बन चुका है कि आपको ग्रोथ करनी ही पड़ेगी, ठीक है। ऑपरेशन सिंदूर जैसे कारनामे किए, लगातार टू फ्रंट वॉर की हमें जो सिचुएशन है वो देखने को मिल जा रही है कि हाँ ऐसा हो सकता है, ठीक है, एजम्पशन में, ठीक है साहब। विश्व स्तर पर अनिश्चितताएं बनी हुई हैं, ठीक है। तो कुछ देश ऐसे हैं जो जिनकी इंडस्ट्री ही है ये, ठीक है, अगर वॉर नहीं होंगे तो उनकी इकोनॉमी गिर जाएगी, ठीक है। तो अगर मुझे बताइए कि अगर देखो मुझे ऐसा जो मेरा पर्सनल एनालिसिस हो सकता है, मैं गलत भी हूँ,
लेकिन अब एक चीज सोचिए कि डोनाल्ड ट्रंप क्या वास्तव में ही एक ऐसा नेता है जो भी बोल देता है, अनिश्चितताएं खड़ी कर देता है? क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता होगी कि अमेरिका की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो हथियारों पर बेस्ड है, हथियार इकोनॉमी उनकी प्रॉपर। अगर वो एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो बहुत सारा लॉस उनको होना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको हथियार बेस नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, आपको विश्व में अनिश्चितताएं पैदा करनी पड़ेंगी। और जितनी अनिश्चितताएं डोनाल्ड ट्रंप के शासनकाल में हो रही हैं उतनी शायद ही हो, ठीक है। इतना अनस्टेबल प्रेसिडेंट कि मैं अब क्या करूंगा, मैं ग्रीनलैंड को कब्जा कर लूंगा, बताओ, ग्रीनलैंड को कब्जा कर लेंगे, ठीक है। तो डेफिनेट सी बात है वहाँ का जो देश है उसको क्या करना पड़ेगा, अपना बजट पुश करना पड़ेगा, ठीक है। अब वो कह रहा है, मुझे बताइए कि सर मुझे बताइए वो कह रहे हैं सर नाटो में सब सब जो देश है, नाटो मेंबर्स हैं, 2% से ऊपर का बजट आप कंट्रीब्यूट करिए। भाई अल्टीमेटली वो कहाँ से खरीदेंगे प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कहाँ से आएगा उनके पास? और उन्हें F-35 खरीदना है नाटो के लिए, कौन बेचेगा? अमेरिका बेचेगा भाई। ये मेरा खुद का एनालिसिस हो सकता है, गलत भी हो, बट ये अनिश्चितताएं बन नहीं है, ये बनाई जा रही हैं ताकि आप उनकी इंडस्ट्री को पुश कर पाए। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा लेकर के वो आए थे, ठीक है। और ये उनका थॉट प्रोसेस हो सकता है, ठीक है। हो सकता है मैं गलत भी हूँ, ठीक है, क्योंकि ये मेरा खुद का एनालिसिस है और शायद मैं अभी इतना लगता नहीं मेरे को कि लोग मेरी इस बात को सीरियस लेंगे, ठीक है। सबको लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अनिश्चित 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 खेल रहे हैं, ठीक है, कि मैं टॉरिफ लगा दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, ठीक है, वो अलग चीज़ हो गई। लेकिन उनकी वॉर इंडस्ट्री को भी देखो, वॉर इंडस्ट्री को भी देखो। भाई वो हथियारों के दम पर जीने वाला देश है, अगर उसके एक्सपोर्ट बंद होंगे तो कौन खरीदेगा? क्या होगा उसकी कंपनीज का जो इतनी उन्होंने डेवलप कर रखी है? भाई नाटो को पुश कर रहे हैं कि सर आप ज़्यादा कंट्रीब्यूट कीजिए सब देशों से, ठीक है। भाई नहीं बताइए, जब जब रसिया ब्रेक हो गया तो नाटो को डर किससे? अब रसिया ब्रेक हो चुका है, जो उसका मेन कॉम्पिटिटर था वो ब्रेक हो गया, अब किससे डर रह गया? लेकिन प्रमोट करे जा रहे हैं, प्रमोट करे जा रहे हैं, भाई हथियार भी तो बेचने हैं, ठीक है। और ऐसे जैसे भारत पाकिस्तान के साथ ऐसे गेम करा दो एक, तो फिर देखो डील पे डील मिल रही है, ठीक है, मिल रही डील पे डील। अब 15% इंक्रीमेंट हुआ है, वो क्या हुआ, डील भी तो मिलेगी भाई। अब भाई भारत क्या करेगा, फाइटर जेट खरीदेगा, ठीक है, यूरोप के देशों से खरीदेगा, अमेरिका से खरीदेगा, रशिया से खरीदेगा, कहीं ना कहीं से तो खरीदेगा ना। तो अल्टीमेटली जो बैक एंड में काम कर रही है, ठीक है, तो वो अब देखिए, ठीक है। इसके लिए ना मैं एक वेब सीरीज देख रहा था, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है ना, चलो याद आएगा तो बताऊंगा जरूर, है ना। उसके लिए एक चीज देखेंगे कि आप एक चीज नोटिस करेंगे उसमें कि एक डील के लिए कितना बड़ा गेम होता है। और उस वेब सीरीज का नाम मैं बताऊंगा, हाँ, फैमिली स्टार, ठीक है। तो फैमिली मैन वेब सीरीज करके है ना, मनोज वाजपेयी जी उसमें है ना। उसमें देखना कि एक डील के लिए पूरा खेल चल रहा था, वो भी एक डील होनी थी, इतना बड़ा गेम प्लान क्या हो सकता है? अगर वो डॉक्यूमेंट्री थोड़ा भी आप मानते हैं कि उसमें ऑथेंटिकेशन है, ऑथेंटिकेटिव नहीं मान रहे तो कम से कम ये तो एजप्शन ही बनाया जा सकता है, सोचा जा सकता है, लॉजिक तो लगा ही जा सकता है एक तरीके से, सोचने का डायमेंशन बदला जा सकता है, क्या ऐसा भी कुछ हो सकता है? तो ये तो हम कर ही सकते हैं ना, बस तो एक बार देखना जरूर, ठीक है। थोड़ी लंबी सी तो है, लेकिन उसमें चीज़ देखना कि एक डील के लिए क्या हो रहा है, ठीक है। चलिए, डन जी, ठीक है साहब, क्लियर है, कोई दिक्कत? चलिए, अब बढ़ेंगे आप अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, क्या बेटा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने 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 ब्रिटिश भारत सरकार को बिना स्वीकृति, ठीक है, ब्रिटिश भारत सरकार को बिना स्वीकृति के मुकदमे किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार दिया था? भारतीय प्रेस अधिनियम, ब्रिटिश इंडिया एक्ट, भारतीय दास्ता अधिनियम, रॉलेट अधिनियम। तो क्या बोलेंगे बेटा आप? बोलेंगे सर रॉलेट एक्ट वो था जिसके तहत ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार दिया गया था, वह को किसी भी व्यक्ति को वह अरेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी व्यक्ति को वो अरेस्ट कर सकते हैं, ठीक है साहब। यह अधिकार दिया गया था रॉलेट एक्ट अधिनियम के तहत, ठीक है बेटा, रॉलेट एक्ट के तहत यह अधिकार दिया गया था, ठीक है साहब, क्लियर? क्या अधिकार दिया गया था बताओ? ठीक है, पहले बताएंगे रॉलेट एक्ट कहाँ से पास हुआ था। तो बेटा रॉलेट एक्ट कहाँ से पास हुआ था आप याद रखेंगे, रॉलेट एक्ट को इंपीरियल के द्वारा, ठीक है, राइट, क्लियर, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो इसे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, अरे इसे इंपीरियल लेजिस्लेटिव इंपीरियल लेजिस्लेटिव इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा पास किया गया। किसके द्वारा काम पास हुआ है?
आप बोलेंगे सर इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा इसे पास किया गया था। पहले जरूरी चीज आप याद रखें, ठीक है साहब, क्लियर। दूसरी जरूरी चीज बेटा ये 1919 में आया था। कब आया था जी, आप याद रखें बेटा, ये 1919 में आया था। सबसे जरूरी चीज, ठीक है, कब आया था, 1919 में। बहुत सारी सीक्वेंस है, तो इसलिए आपको मंथ भी याद रखना पड़ेगा। बहुत सारे इवेंट है जो बहुत ही जरूरी है, हर इवेंट और सीक्वेंस याद करना जरूरी पड़ जाएगा, ताकि आपको पता चले कि कौन सा इवेंट पहले हुआ था, कौन सा बाद में हुआ। साहब डन, क्लियर जी, कोई दिक्कत, डन है जी, ठीक है, राइट। इस अधिनियम में था क्या, इस अधिनियम में था बेटा कि संदेह के आधार पर सरकार, संदेह के आधार पर, यानी कि जो हमारे क्रांतिकारी थे उनको रोकने के लिए बेसिकली था, और संदेह के आधार पर किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमे के, ठीक है, जैसे मेन चीज थी कि संदेह के आधार पर बिना मुकदमे के किसी भी व्यक्ति को 2 साल तक जेल में रखा जा सकता था, ठीक है साहब। जो हमारे क्रांतिकारी थे उन्होंने इसे कहा नो अपील नो दलील कहा, ठीक है बेटा। हमारे जो क्रांतिकारी थे उन्होंने इसे नो अपील नो दलील कहा। क्या कहा बेटा, नो अपील दो दलील, दो दो अपील दो दलील कहा। ठीक है, तो इसे नो वकील नो अपील नो दलील का अधिनियम कहा गया, कानून कहा गया, ठीक है साहब, राइट। यानी कि क्या कह सकते हैं, ना तो कोई वकील कर सकते हैं आप, ना ही आप कोई दलील दे सकते हैं, ठीक है साहब, और ना ही आप कहीं जा करके अपील कर सकते हैं, ठीक है साहब, राइट। इसलिए इसे कहा गया, ठीक है साहब। इस कानून के विरोध में ही अमृतसर में जलियांवाला बाग में एक भीड़ इकट्ठी हुई थी बेटा, ठीक है। तो मैं इसलिए आपसे कह रहा था कि सर बहुत ही जरूरी इवेंट, इस इससे जुड़े हुए जरूरी जरूरी इवेंट है। आप सभी को सभी इवेंट की सीक्वेंस को याद रखने के लिए मंथ भी याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो बेटा जी मार्च 1919 में यह आ गया, ठीक है साहब, मार्च 1919 में यह आ गया, ठीक है। इसके विरोध में अमृतसर में क्या हुआ, इसके विरोध में, इसी के विरोध में अमृतसर में, अमृतसर अमृतसर में बेटा जलियांवाला बाग है, इस जगह है, ठीक है। अप्रैल 1919, ठीक बेटा, डेट फिर से याद रखेंगे, अप्रैल 1919 में लोग इकट्ठा हुए थे, ठीक है, राइट। जलियांवाला बाग लोकेशन थी, वहां पर 13 अप्रैल 1919 में लोग इकट्ठा हुए, और यह बात प्रशासन को पता चली, और प्रशासन ने क्या हुआ जी, अंधाधुंध गोलियां चला दी, ठीक है, बहुत सारे लोग मारे गए, ठीक है। इस इवेंट में दुर्घटना कहेंगे, हादसा कह लो, हत्याकांड कहेंगे बेसिकली, ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहेंगे, ठीक है साहब, ठीक है। तो ये आप चीज याद रखेंगे, ये इसके बाद का पूरा सिनेरियो था, ठीक है साहब, क्लियर है जी, डन है, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास है जी पिट्स इंडिया एक्ट। कब आया था बेटा, तो याद रखेंगे पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया था। कब आया था बेटा, आप याद रखेंगे सर, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया था, पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। इसमें क्या था बेटा, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण बढ़ाने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का स्थापना की गई, ठीक है। तो इस अधिनियम के तहत सबसे जरूरी चीज थी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। इसने लगातार 1858 तक काम किया, और 1858 के अधिनियम के बाद उसे क्या कर दिया, निषेध कर दिया, बंद कर दिया, जिसकी हमने बात अभी यहाँ पर की थी बेटा, द्वैत शासन की हम बात कर रहे थे, उसी द्वैत शासन की बात यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, ठीक है साहब, ठीक है बेटा, क्लियर, कोई दिक्कत है तक, आई होप कि कोई भी दिक्कत यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिल रही होगी, आप बहुत ही अच्छे तरीके से और आराम से समझ रहे होंगे, और मैं पूरी उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं बहुत ही तरीके से आपको समझाने में कामयाब भी रहूंगा, ठीक है साहब, क्लियर। नेक्स्ट मेरे पास है बेटा भारत प्रेस अधिनियम को एक देखेंगे, ठीक है। भारत प्रेस अधिनियम को देखेंगे बेटा एक बार, यह कब आया था बेटा, तो आप बोलेंगे सर यह 1910 में आया था। कब आया था बेटा, 1910 में आया था बेटा, कब आया था, भारत प्रेस अधिनियम 1910 में आया था, राइट, क्लियर। क्यों लाया गया था बेटा इसे, जो क्रांति समय पर देखो कि जब हम बात करें क्रांतिकारी 1910 का जो समय है, क्रांतिकारी एक्टिव थे, ठीक है, और जो हम प्रचार अपनी जो राष्ट्रवाद की भावना है उसे कैसे फैला सकते थे। उस समय पर कोई मोबाइल फोन तो नहीं थे कि व्हाट्सएप पे मैसेज कर 10 लोगों को कि सर वहाँ लेके पहुँचो, 10 पत्थर और 4 चाकू लेके पहुँच गए आप, नहीं, उस समय पर चीज़ें नहीं थी। उस समय पर था अखबार, पैम्पलेट्स, ठीक है, इनके माध्यम से सभाएं कर करके लोग क्या करते थे बेटा, लोगों को जागरूक करते थे, और क्या करते थे, अपनी नीतियों के बारे में बताते थे, लोगों को जोड़ते थे, इस तरीके से जन सैलाब इकट्ठा हुआ था वो, ठीक है।
राइट। तो उसमें एक प्रोमिनेंट माध्यम था, एक जरूरी माध्यम था अखबार, ठीक है, प्रेस, मैगजीन्स। तो सरकार ने क्या किया, इन पर प्रतिबंध लगाने के लिए सरकार एक अधिनियम लेकर आई थी 1910 में, ठीक है साहब, क्लियर जी। तो यह था बेटा आपका प्रेस, भारतीय प्रेस अधिनियम, ठीक है साहब, राइट, क्लियर। मेरे पास एक और मेरा लास्ट रह गया बेटा, भारतीय दासता अधिनियम, ठीक है, एक और रह गया बेटा जी, उसे भी पढ़ लेंगे। भारतीय दासता अधिनियम जिसकी हम बात करेंगे, कब आया था बेटा, आप बोलेंगे सर 1843 ईस्वी में यह आया था, 1843 ईस्वी में यह हमें देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करें बेटा कि सर भारतीय दासता अधिनियम की हम बात करें, तो भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था 1843 ईस्वी, ठीक है साहब, क्लियर, डन जी, क्लियर, वेरी गुड, ठीक है साहब। चलिए, एक चीज, एक जरूरी फैक्ट जो छूट गया है वो आपको याद रखने की जरूरत है, वो ये है कि रॉलेट एक्ट को सिडनी एक्ट भी कहते हैं बेटा। क्या बोलते हैं आप, क्या बोलते हैं आप इसे, इसे आप सिडनी रॉलेट के नाम से भी जानते हैं। क्या बेटा, रॉलेट, ठीक है। अगर आपके एग्जाम में सिडनी रॉलेट लिखा आ जाए तो बेटा ये भी आपको याद रखना है कि सर सिडनी रॉलेट इसका एक अन्य नाम है, एक इसका अन्य नाम है, एक दूसरा नाम है, तो आपके एग्जाम के लिए भी जरूरी रहेगा और आपके लिए भी जरूरी रहेगा, ठीक है बेटा, क्लियर है, डन है, कोई दिक्कत, ठीक है, क्लियर। इसके खिलाफ गांधी जी ने पहली बार, गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट सत्याग्रह प्रारंभ किया था, ठीक है। तो ये घटना थी 13 अप्रैल की, ठीक है, ये घटना थी 13 अप्रैल की। इससे पहले गांधी जी ने 6 अप्रैल को, 6 अप्रैल को, 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट कानून के अगेंस्ट क्या कहते हैं, सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया। सत्याग्रह प्रारंभ हो चुका था इससे पहले, जो सबसे बड़ा पहला और देशव्यापी सत्याग्रह था, ठीक है साहब, क्लियर। और इसमें क्या हुआ था, इस सत्याग्रह में क्या हुआ था बेटा कि जो नेता थी, जो नेता थे हमारे बड़े नेता, जैसे कि हम बात कर सकते हैं डॉक्टर सत्यपाल, हम बात कर सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं सत्यपाल, सत्यपाल, सैफुद्दीन किचलू, राइट। ये जो ऐसे नेता थे, इन नेताओं को क्या किया बेटा, इन नेताओं को गिरफ्तार किया गया, ठीक है, इन नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। तो ठीक है, तो यहाँ पर जो लोग इकट्ठा हुए थे उनके दो बड़े रीजन थे, एक तो रॉलेट एक्ट था, इस अधिनियम का विरोध था, और 6 अप्रैल को इस अधिनियम के विरोध में एक सत्याग्रह चलाया गया था, और इस सत्याग्रह के जो बड़े नेता थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। तो लोग इकट्ठा होते, इस इन दो वजहों के कारण लोग इकट्ठा हुए थे अमृतसर में, और यहाँ पे जैसे सरकार को सूचना मिली, सरकार ने 73 लोगों पर गोलियां बरसा दी थी, जिससे यहाँ पर लगभग 350 प्लस लोगों की जान गई थी, बहुत सारे लोग यहाँ पर मारे गए थे, और कुएं में लोग, एक कुएं में हाँ कुआ भी था, जहाँ बचने के लोग कुएं में कूदते गए, वहाँ भी वो मर गए थे, ठीक है, राइट, क्लियर। चलिए बेटा अगला प्रश्न आप देखेंगे, अगला प्रश्न थोड़ा घुसर मुसर सा होगा, ठीक है, पर ये मान के चल रहा हूँ मैं, थोड़ा सा उम्मीद करता हूँ कि मेरा कैमरा इतना साफ है कि आपको ये पहचानने में मदद कर देगा, बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत शानदार कैमरा है भाई, है ना, बहुत शानदार कैमरा है। चलो थोड़ा सा मैं इसे थोड़ा सा और जूम कर सकता हूँ आपके लिए, ठीक है, थोड़ा प्रश्न को जूम करूंगा, है ना, तो जो हमारे लिखे हुए हैं कि सर जी H365 और ये सब, वो थोड़ा सा हट जाएंगे, ठीक है ना, हम बाद में दिखा देंगे आपको, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं जूम कर दिया हूँ ताकि आप समझ पाए, ठीक है। चलिए आते जल्दी से, प्रश्न कह रहा है बेटा कि राज्य विधानमंडलों के संबंध में, राज्य विधानमंडलों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहले तो आप याद रखें बेटा, आपसे पूछा गया है कथन कौन सा सही है, आपसे ये पूछा गया है, सबसे जरूरी चीज तो आप याद रखेंगे कि कथन कौन सा सही है, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है, राइट। क्या पूछा गया बेटा कि राज्य विधानमंडल के बारे में बताइए कि सर भाग 17 में किसी भी बात के होते हुए भी लेकिन अनुच्छेद 248 के प्रावधानों के अधीन किसी राज्य के विधानमंडल में कामकाज राज्य की आधिकारिक भाषा या भाषाओं में हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा, ठीक है जी। दो भाषाओं की बात हुई है, हिंदी या फिर हिंदी या फिर अंग्रेजी, ठीक है साहब। विधानसभा का अध्यक्ष या विधान परिषद का अध्यक्ष सभापति किसी भी सदस्य को अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकता है, ठीक है जी, बिल्कुल सही, ये बात भी दे सकता है, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास है जी, क्या है, केवल सर्वोच्च न्यायालय ही राज्य विधानमंडल की कार्यवाही की जांच करने का हकदार है। बताओ क्या पूछा गया बेटा आपसे, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप इसे बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सही जवाब क्या है, ठीक है। तो मुझे बताइए कि सर जो राज्य की प्रोसीडिंग होती है, राज्य में जो कोई दिक्कत, कोई भी समस्या का राज्य है, तो राज्य सूची पर जो अधिकार क्षेत्र होता है वो हाई कोर्ट का भी होता है, तो ठीक है। तो ये यहाँ पर जो जो एक्सट्रीम सही लिखा हुआ है ना, वही गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट क्या बेटा गलत है, यानी कि विकल्प सी हमारा गलत, सॉरी स्टेटमेंट सी हमारा गलत हो जाएगा। आप बोलेंगे सर विकल्प कौन सा हो गया, ए और बी वाला कहाँ है, विकल्प सी यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, ठीक है। तो ए स्टेटमेंट और स्टेटमेंट बी यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है साहब, क्लियर, डन है। तो जब हम बात करें बेटा, यहाँ बात हो रही है सर कि भाषा 12 में किसी भी बात के होते हुए भी लेकिन अनुच्छेद 348 के प्रावधानों के अधीन
किसी राज्य के विधानमंडल में कामकाज राज्य की आधिकारिक भाषा या भाषाओं में हिंदी या अंग्रेजी दिया जाएगा। ठीक है, तो ये बेटा ये प्रावधान दिया गया आपको कहाँ पे, यह प्रावधान दिया गया अनुच्छेद 348 में। ठीक है, कहाँ बात हुई बेटा, अनुच्छेद 348 यह सुनिश्चित करता है कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के पत्राचार और कानूनी दस्तावेज का माध्यम क्या रहेगा बेटा, क्या रखा जाएगा, बताओ क्या रखा जाएगा, अंग्रेजी रखा जाएगा या हिंदी रखा। ठीक है, राइट, दो चीज़ आप याद रखेंगे। ठीक है, ठीक है, मातृभाषा का प्रयोग यहाँ पर सही है, ये बात विकल्प बी भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। राइट, क्लियर, और विधानमंडल की भाषा को लेकर भी यहाँ पर यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है, राइट, इसके बारे में अनुच्छेद 210 का भी आप हवाला दे सकते हैं, जहाँ लिखा हुआ है कि राज्य के विधानमंडल में कामकाज की राज्य की आधिकारिक भाषा हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा। ऑफिशियल लैंग्वेज जो रहेगी हिंदी या अंग्रेजी रहेगी। ये अनुच्छेद 210 का भी हवाला आप दे सकते हैं। ठीक है, 348 की बात की गई है, 348 की बात कोर्ट्स की बात की गई है। ठीक है, हाँ, ठीक है, क्लियर है जी, डन है, राइट है, कोई दिक्कत। चलिए बेटा अगला प्रश्न आप देखेंगे, अगला प्रश्न आपके सामने है, विकल्प देखेंगे आप, थोड़ा सा मैं अपने कैमरे को ठीक कर देता हूँ तो आपका प्रचार भी जरूरी है ना भाई। ठीक है, तो जो बच्चे पहली बार आए हैं आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन भाई सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपका सब्सक्राइब भी मुझे वो मोटिवेशन देगा जब तक मैं लेक्चर लगातार बनाता रहूँ। ठीक है, राइट, तो भाई एक एक सब्सक्रिप्शन से दुनिया बढ़ती है और एक एक सब्सक्रिप्शन से मेरा परिवार बड़ा होगा, और मैं चाहता हूँ ये इतना बड़ा हो, इतना बड़ा हो कि मैं ऐसे शाहरुख खान की तरह खड़ा हो जाऊँ। ठीक है मतलब उसके घर पे नहीं, आप लोगों के साथ। ठीक है, चलिए, क्या बेटा पृथ्वी के पानी का कितना प्रतिशत महासागरों में है, बताओ पृथ्वी के कितने प्रतिशत पानी महासागरों में है। विकल्प आपके सामने मौजूद है, जल्दी से कर देंगे कमेंट और बता देंगे सही जवाब क्या है। व्हाट परसेंटेज ऑफ अर्थ वाटर इज इन ओशियन, पृथ्वी की पानी का कितना प्रतिशत महासागरों में है, बताओ बेटा। विकल्प आपके सामने 97, 7, 57, 37, तो क्या बोलेंगे बेटा, आप बोलेंगे सर विकल्प एक यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। आप बोलेंगे सर 97 यहाँ पर बिल्कुल ही सही जवाब रहेगा, क्या रहेगा बेटा, 97 बिल्कुल ही सही जवाब रहेगा। यानी कि पृथ्वी को, बताइए 97% पानी है ना पृथ्वी पर, तो इसके कारण से इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, नीला ग्रह, तो बेटा क्या बोलते हैं इसे, नीला ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर पानी ज़्यादा है। ठीक है, राइट, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसकी सतह पर, जो पृथ्वी है उसकी सतह पर 71% आपको पानी देखने को मिलेगा, यानी कि सतह पर 70% आपको पानी देखने को मिल जाता है, पानी। ठीक है, क्लियर, राइट, तो आप ये चीज़ याद रखेंगे, क्लियर, डन है जी। ठीक है, पृथ्वी के कुल जल का लगभग 97% महासागरों में है, ये बात यहाँ पे लिखी हुई है, यही आपसे प्रश्न पूछा गया। ठीक है, यानी कि पृथ्वी पर कुल पानी जितना भी है उसका 97% जो पानी है, 97.2% है बेसिकली, बट राउंड फिगर लिख रखा है 97%। ठीक है, तो वह समुद्रों में मौजूद है, यानी कि खारे पानी के रूप में मौजूद है। यानी कि क्या हो गया बेटा, खारा पानी कितना हो गया आपके सामने, खारा पानी हो गया बेटा 97.2%। ठीक है, मीठा पानी कितना हो गया बेटा, मीठा पानी क्या हो गया 2.8। ठीक है, राइट, ये आपको याद रखना है। ठीक है, राइट, क्लियर, चलिए जी अगला प्रश्न आप देखेंगे, अगला प्रश्न आपके सामने है, क्या है बेटा कि निम्नलिखित में से किस जियो सिंक्लाइन से ऊपर उठा है, निम्नलिखित हिमालय निम्नलिखित में से किस जियो सिंक्लाइन से ऊपर उठा है, अल्पचिन जियो सिंक्लाइन, अरावली जियो सिंक्लाइन, कैलेडियन जियो सिंक्लाइन, या फिर थेसिस जियो सिंक्लाइन। ठीक है, तो ये कोई नहीं बेटा, यहाँ पर जरूर चीज़ आपको याद रखनी है, थेसिस सिंक्लाइन, थेसिस जियो सिंक्लाइन। ठीक है, थेसिस जियो सिंक्लाइन आप सभी को पता है। ठीक है, बहुत ही पुरानी और बहुत ही आसान सा एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। ठीक है, जब हम बात करेंगे हिमालय के निर्माण को लेकर, तो जो आज आप हिमालय देख रहे हैं, जो वर्तमान में खड़ा दिख रहा है, वह आज एक दिन में नहीं बना है बेटा, वह करोड़ों साल पहले बना था, और माना जाता है कि इसकी जगह पहले एक सागर हुआ करता था, टेथिस सागर। ठीक है बेटा, इसकी जगह एक सागर हुआ करता था, टेथिस सागर, जो पहले, अगर बात करें हम, ठीक है, पूरा अगर बनाऊं तो ऐसे था। ठीक है, ये हो गया, गोल था, चल बन गया ना, तो गोल बन जाइए। ठीक है, नहीं रहे आज ना, शेप लेते हैं, कहाँ गया शेप आपको, आज मैं शेप लूंगा, शेप नहीं मिल रहा। ठीक है, आ जाओ, आज हम शेप लेंगे। ठीक है जी, इसके हिसाब से लेंगे, ओहो वाओ, गुड। ठीक है, तो जब हम बात करें शेप को लेकर के, तो बेटा जी यहाँ पर पहले ऐसी चीज,
ये क्या था बेटा, अंगारा लैंड, ये का था गोंडवाना लैंड। ठीक है, तो अंगारा लैंड लिख, यानी कि यूरेशिया लिख देंगे, एंड दिस इज द गोंडवाना लैंड। अब बीच में था टेथिस सागर। ठीक है, राइट। इससे अगर पहले की सिचुएशन बना के चलूँ मैं, तो इससे पुरानी सिचुएशन आप जाएंगे देखने के लिए, तो बेटा आप देखेंगे एक और पुरानी सिचुएशन जाएगी, वो सिचुएशन रहेगी ये वाली, वो सिचुएशन रहेगी ये वाली। ठीक है, राइट। तो क्या था बेटा बीच में, ये क्या था, ये क्या है, ये पेंजिया है, और ये था पैंथालासा। सिचुएशन ये वाली सिचुएशन आई है, फिर आगे जाके आप देखें ब्रेक हुआ है, और यहीं से हमें देखने को मिलता है प्लेट सर्कुलेशन स्टार्ट होता है। वो ज्योग्राफी का एक अलग कॉन्सेप्ट है, जो यहाँ पे मैं पढ़ाऊंगा नहीं आपको, सिर्फ समझा थोड़ी चीज़ें बता सकता हूँ। प्लेट संचलन हुआ और यहीं से स्टार्ट हुआ है आपका ये कॉन्सेप्ट टेथिस जियोसिंक्लाइन। ठीक है, राइट। क्योंकि जो जहाँ पर टेथिस सागर है वहीं पर हिमालय का डेवलपमेंट आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप देखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि विजयनगर के निम्नलिखित राजाओं में से किसने यवन राज्य के संस्थापक की उपाधि धारण की थी, बताओ। विकल्प आपके सामने मौजूद है, कमेंट कर देंगे जल्दी जल्दी से। अरे ये क्या बन गया, कमेंट कर देंगे जल्दी से, सही जवाब क्या है बताइए बेटा। यवन के राज्य संस्थापक के रूप में किसने उपाधि ली थी, बताओ। क्या बेटा, कृष्णदेव राय, वीर नरसिम्हा राव, अच्युत देव राव, सदाशिव राव। तो क्या बोलेंगे बेटा, विकल्प एक यहाँ हो जाएगा सही जवाब, विकल्प एक कृष्णदेव राय। ठीक है बेटा, कृष्णदेव राय यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है। सिंधु नदी की सहायक नदी कौन सी है, लोहित, श्योक, बेतवा या फिर दिबांग। और यह आज का हमारा अंतिम प्रश्न है। ठीक बेटा, तो यह आज का हमारा अंतिम प्रश्न है जो आप देख रहे हैं, आपके सामने लिखा हुआ है। क्या बेटा, क्या पूछा, आपसे पूछा है कि कौन सी नदी सिंधु की सहायक नदी है, और इसे आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देंगे, और इसका हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, ठीक है, तो ये आज का रहेगा आपका होमवर्क, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग दिस सेशन। ठीक है, ये आपका हो गया HW। तो जो बच्चे भी है बेटा, जो अभी तक सेशन में बने हुए हैं, ठीक है, तो ये दिस इज द टेलीग्राम चैनल। जो पता क्या हो रहा था, इसलिए एक बच्चा कह रहा था सर मेरे को आपका चैनल सर्च नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो उसका रीज़न ये था कि मैंने सर्चिंग जो लिंक था ये वाले नाम से था, और मैं प्रमोट कर रहा हूँ कोई और नाम। ठीक है, क्योंकि यही होता है जब आपको कोई गाइडेंस नहीं होती, आप चीज़ें सीखते हैं तो यही होता है। ठीक है, मैं आपको सीख सीख के बता रहा हूँ। ठीक है भाई, देखो मैंने जीएस और जीके में एक्सपर्ट हूँ, पढ़ा सकता हूँ, अच्छे से पढ़ा रहा हूँ। आई होप कि बहुत ठीक भी पढ़ा रहा हूँ। फिर भी कोई सजेशन आप दे सकते हैं, देना चाहे दे सकते हैं, मंच आपके लिए खुला है। चीज़ें गलती से ही सीखा जाता है, अगर मैं गलती कर रहा हूँ तो फिर मैं सीख सकता हूँ। ठीक है, गलत नहीं पढ़ा रहा हूँ, गलती मतलब तरीका हो सकता है कोई और अच्छा हो जो आपको पसंद आ जाए। ठीक है, लेकिन भाई इनके बारे में मुझे बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन है, जिसकी वजह से मुझे पता चला कि सर मैं गलत चीज़ को प्रमोट कर रहा था अब तक, इसलिए कोई बच्चे जुड़ नहीं पा रहे थे। ठीक है, राइट, एंड दिस इज द व्हाट्सअप नंबर जहाँ पर आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं, एंड दिस यूट्यूब चैनल जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। राइट, दिस इज द टेलीग्राम पेज, एंड दिस इज द इंस्टाग्राम पेज वेयर यू कैन कनेक्ट मी डायरेक्टली फॉर एनी टाइप ऑफ असिस्टेंस। ठीक है, राइट, तो थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग दिस सेशन। जय हिंद, जय माता दी। ठीक है।